नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो जैसा कि दोस्तों हम एडवांस सीरीज़ के अंदर एनक्लेस के जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व कर रहे हैं। ये आज हमारी 51वीं क्लास है। हमने हमारी 50 जो क्लास है दोस्तों वो पूरी कर ली हैं और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो सिस्टम है दोस्तों वो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हमारी आज ये 5वीं क्लास हो गई है। इसमें हमने ओबीजी कंप्लीट कर ली है पूरी, जितने भी क्वेश्चन हैं ओबीजी से रिलेटेड लगभग हमने 220 के लगभग क्वेश्चन किए होंगे अबाउट, जो कि 22 क्लास के अंदर हैं। आपके 1 से 22वीं जो क्लास है दोस्तों उसके अंदर हम ओबीजी को पढ़ा है। इसके बाद में हमने बात किया दोस्तों एंडोक्राइन सिस्टम की, फिर हमने नर्वस सिस्टम भी पढ़ा है, आई पढ़ा है, ईयर पढ़ा है और एक हमने मस्कुलो स्केलेटल जो सिस्टम है दोस्तों वो पढ़ा है। अब हमारे सामने क्या बचा हुआ है दोस्तों, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो सिस्टम है वो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम की हम बात करते हैं। बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए हमारे क्वेश्चन शुरू करते हैं दोस्तों। आज की जो क्लास है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंपॉर्टेंट जो डिजीजेज हैं जो एग्जाम में भी पूछी जाती हैं जीआई ट्रैक्ट से, उनके बारे में बात करेंगे। जिसमें हम बात करेंगे दोस्तों मेनली हम जो जीआरडी है उसकी बात करेंगे। जीआरडी के अलावा हम बात करेंगे दोस्तों किसकी, जो पेप्टिक जो अल्सर है उसकी बात करेंगे, और एक हम इन्फ्लामेटरी जो बाउल डिजीज है दोस्तों उसके बारे में भी पढ़ने जा रहे हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए हम शुरू करते हैं। तो हम देखते हैं हमारे सामने पहला जो क्वेश्चन दोस्तों क्या है कि एक क्लाइंट विद ए गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज, इसे हम जीईआरडी के नाम से बोलते हैं, शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं इसको, जीईआरडी, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज बोलते हैं दोस्तों इसको हम। रिपोर्ट्स हैविंग डिफिकल्टी इन स्लीपिंग एट नाइट, वो कह रहा है कि मुझे नाइट में सोने में क्या हो रही है दोस्तों, प्रॉब्लम हो रही है, डिफिकल्टी हो रही है। व्हाट शुड द नर्स इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू डू, तो नर्स को क्लाइंट को क्या कहने के लिए, क्या करने के लिए क्या करना चाहिए दोस्तों, इंस्ट्रक्ट करना चाहिए। पहला है ड्रिंक ए ग्लास ऑफ मिल्क बिफोर रिटायरिंग, जैसे आप सोने के लिए जाओ तो उससे पहले आप एक ड्रिंक ऑफ ग्लास ऑफ मिल्क पियो। सेकंड दे रखा है दोस्तों एलिवेट द हेड ऑफ द बेड ऑन ब्लॉक्स, कि जो हेड ऑफ द एंड है, जो बेड है दोस्तों उसके दो एंड होते हैं, एक हेड वाला और एक लोअर एंड, सॉरी एक लोअर एंड। तो जो हेड ऑफ द बेड है, ये वाला जो पार्ट है हेड वाला, इसको हम क्या करें, एलिवेट करें, या फिर हम एलिमिनेट करें कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम द डाइट, कि आप डाइट में क्या नहीं लो, कार्बोहाइड्रेट नहीं लो, या फिर टेक एंटासिड्स सच एज सोडियम बाइकार्बोनेट, या फिर आप क्या करो दोस्तों, एंटासिड्स लो। तो इन सब के बारे में हमें डिस्कस करना है। तो हम बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले कि जीईआरडी होती क्या है। जीईआरडी का मतलब क्या होगा दोस्तों, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज। अब अगर आप इसके सिर्फ टर्म पे जाओगे तो आपको पता लगेगा कि भाई गैस्ट्रो मतलब स्टोमक, इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज है ये, रिफ्लेक्स डिजीज। इसमें क्या हो जाता है, रिफ्लेक्स हो जाता है, मतलब वापस ऊपर की तरफ क्या चले जाते हैं दोस्तों, गैस्ट्रिक कंटेंट चले जाते हैं। लेकिन आपको फिर भी मैं एक चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं कि हमें इसमें पढ़ते गैस्ट्रो हैं, लेकिन ध्यान रखना कि इसके अंदर गैस्ट्रो प्लस ड्यूडिनल कंटेंट भी जा सकते हैं, ये आपको याद रखना है दोस्तों, क्योंकि जो डिजीज है उसमें सिर्फ आपको गैस्ट्रो बता रहा है ये, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, सर नाम में गैस्ट्रो तो ड्यूडिनल कहां से आएगा इसको हम। तो दोस्तों ध्यान रखना, इसके अंदर गैस्ट्रिक और जो ड्यूडिनल जो कंटेंट है दोस्तों वो किसके अंदर रिफ्लेक्स हो जाते हैं, ईसोफेगस के अंदर रिफ्लेक्स हो जाते हैं, मतलब चले जाते हैं जो कंटेंट, तो उसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, गैस्ट्रो रिफ्लेक्स, मतलब रिगर्जिटेशन हो जाता है, वापस बैक फ्लो होने लग जाता है। तो ये क्या होता है दोस्तों, बैक फ्लो ऑफ द, डेफिनेशन लिख लो, बैक फ्लो ऑफ द गैस्ट्रो ड्यूडिनल कंटेंट, गैस्ट्रो ड्यूडिनल कंटेंट into esophagus is known as GERD, मतलब गैस्ट्रोइसोफेजियल जो कंटेंट है, या सॉरी गैस्ट्रोड्यूडिनल जो कंटेंट है, इसोफेजियल नहीं, गैस्ट्रोड्यूडिनल कंटेंट का किसके अंदर चले जाना, इसोफेगस के अंदर, वापस से बैक फ्लो होने लग जाता है। ठीक है, तो इसे हम किस नाम से जानेंगे, जीईआरडी के नाम से हम इसे जानते हैं, इसे हम किस नाम जानते हैं, जीईआरडी के नाम से जानते हैं। तो एक्चुअली में ये होता है कि दोस्तों जो इसोफेगस होता है उसके लोअर पार्ट के अंदर क्या होता है, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर पाया जाता है, LES पाया जाता है। इसके बाद में आपका जो स्टोमक है वो स्टार्ट हो जाता है, तो ये कंटेंट क्या होते हैं, वापस बैक फ्लो होने लग जाते हैं इसोफेगस के अंदर, तो ये डिजीज क्या कहलाती है, आपकी जीईआरडी कहलाती है। अब हम पहले इसके कोजेज के ऊपर बात करने से पहले हम वो चीजें बात करेंगे दोस्तों कि हमारे अंदर ऐसा क्यों नहीं होता, मतलब आप कह रहे हो कि जीआरडी के पेशेंट में ऐसा होता है, तो हमारे अंदर ऐसी क्या चीज है दोस्तों, प्रोटेक्टिव क्या फैक्टर्स हैं जो हमें क्या करते हैं, बचाते हैं जीआरडी से।
तो उनको समझोगे, तो वो उनमें नहीं होगी तो वो उसके क्या बन जाएंगे दोस्तों, कोजेज बन जाएंगे। तो प्रोटेक्टिव फैक्टर क्या है, एक तो हमारा लोअर इसोफेजियल जो स्फिंक्टर है, लोअर मतलब नीचे की साइड, इसोफेजियल मतलब स्टोमक से जुड़ने वाला जो ये वो है, ठीक है, LES बोलते हैं इसे, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर, लोअर इसोफेजियल मतलब इसोफेगस के लोअर पार्ट में पाया जाने वाला स्फिंक्टर। अब ये स्फिंक्टर क्या होगा दोस्तों, हमारे अंदर इसकी इंटीग्रिटी बनी रहती है। अब इसकी इंटीग्रिटी हमारे अंदर बनी रहेगी तो क्या होगा दोस्तों, जैसे ही खाना जाएगा उसके बाद क्लोज हो जाता है, तो वापस से जो कंटेंट है, वापस से जो कंटेंट है दोस्तों, वापस से जो कंटेंट है वो वापस इसोफेगस के अंदर नहीं जा पाते हैं। एक बार अगर स्टोमक के अंदर आ गए तो वापस से उनका क्या नहीं हो पाता, बैकफ्लो नहीं हो पाता है। क्यों, क्योंकि हमारे अंदर लोअर इसोफेजियल जो स्फिंक्टर है दोस्तों वो क्या रहता है, नॉर्मल रहता है। तो उसमें बनी रहती है इंटीग्रिटी ऑफ द LES, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर हमारे अंदर नॉर्मल पाया जाता है, उसकी इंटीग्रिटी बनी हुई है, उसकी टोन है वो नॉर्मल है, वो क्लोज होता है तो क्लोज हो जाता है, फिर ओपन नहीं होता है, तो उसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों कि भाई लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर हमारे सामने नॉर्मल है। तो LES के कारण क्या हो सकता है, ये हमको बचाता है। एक हमारे अंदर क्या होता है दोस्तों, गुड गैस्ट्रिक एम्प्टिंग, गुड गैस्ट्रिक एम्प्टिंग मतलब हमारे स्टोमक के अंदर जो कंटेंट है ना, ऐसे नहीं है कि वो भर गए या फिर फुल हो रहा है, नहीं, हमारे अंदर क्या होता है, कंटेंट क्या होते रहते हैं दोस्तों, आगे की तरफ जाते रहते हैं। मतलब हमारा जो स्टोमक है वो क्या होता रहता है, खाली होता रहता है। तो इसे हम किस नाम जानेंगे, गुड गैस्ट्रिक एम्प्टिंग के नाम से जानेंगे हम कि भाई जो गैस्ट्रिक जो एम्प्टिंग है दोस्तों वो क्या होती रहती है, हमारी नॉर्मल होती रहती है उसके कारण। इसके अलावा गुड मोटिलिटी मतलब कि जो पेरिस्टालसिस जो मूवमेंट है ना दोस्तों वो भी हमारा क्या रहता है, नॉर्मल रहता है। तो पेरिस्टालसिस चाहे वो इसोफेजियल मोटिलिटी हो, यहाँ से जो कंटेंट है वो आगे जाएगा, या फिर गैस्ट्रिक मोटिलिटी हो, इंटेस्टाइनल मोटिलिटी हो, तो उससे जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट होगा दोस्तों अच्छे से, तो जो कंटेंट है वो आगे की तरफ क्या करता रहता है, मूव करता रहता है। जो फूड कंटेंट है वो आगे की तरफ ज्यादा जाएगा। अब वो आगे की तरफ ज्यादा जाएगा तो वापस से उसका क्या नहीं हो पाता है दोस्तों, बैक फ्लो नहीं हो पाता है। तो ये तीन ऐसी चीजें हैं जो हमें किससे बचाती हैं दोस्तों, डिजीज होने से बचाती हैं। ठीक है, तीन ऐसी चीजें हैं जो हमें डिजीज होने से बचाती हैं। अब आपसे कोई बात करें कि इसके कोजेज क्या होते हैं, इसके क्या क्या कोजेज हो जाते हैं। कोजेज में क्या है दोस्तों, पहला दोस्तों कि इंटीग्रिटी ऑफ द लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर है वो नहीं बनी रहे। ठीक है, तो ये उसमें किसी भी प्रकार का क्या हो जाए दोस्तों, डैमेज हो जाए। तो डैमेज टू द LES, डैमेज टू द LES, तो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर है वो डैमेज हो जाए। गुड गैस्ट्रिक एम्प्टी मतलब स्टोमक का कंटेंट क्या हो रहा है, एम्प्टी हो रहा है। अब आप एक बात सोचो दोस्तों कि जो स्टोमक का पाइलोरस जो पार्ट है यहां पर क्या हो जाए, स्टेनोसिस हो जाए, तो क्या स्टोमक एम्प्टी हो पाएगा? क्यों? क्योंकि इसका जो कंटेंट है ये आगे की तरफ नहीं जा पाएगा। भाई उसको रोक दिया उसको जाने से, तो स्टोमक क्या होता रहेगा, फुल होता रहेगा। तो पाइलोरिक जो स्टेनोसिस है दोस्तों वो भी इसका क्या बन सकती है, ये पाइलोरिक ऑब्स्ट्रक्शन भी लिखा हुआ सकता है, पाइलोरिक ऑब्स्ट्रक्शन या फिर पाइलोरिक स्टेनोसिस, पाइलोरिक स्टेनोसिस। तो पाइलोरिक स्टेनोसिस या फिर पाइलोरिक जो ऑब्स्ट्रक्शन है दोस्तों, इसके कारण क्या होगा, आपका जो स्टोमक है जो आराम से पहले एम्प्टी हो जाता था वो क्या नहीं हो पाएगा, एम्प्टी नहीं हो पाएगा। और कोई भी चीज फुल होगी तो उसके बाद वो ऊपर की तरफ तो आएगी ना, फुल होने के बाद अगर मान लो जगह है तो वो ऊपर की तरफ आएगी, तो ऊपर की तरफ आएगी दोस्तों, तो उसके कारण भी क्या हो सकता है, आपको GERD हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों गुड मोटिलिटी, डिक्रीज्ड पेरिस्टालसिस मूवमेंट, डिक्रीज्ड पेरिस्टालसिस मूवमेंट कि आपके पेरिस्टालसिस जो मूवमेंट है दोस्तों वो क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए, कम हो जाए। तो अगर पेरिस्टालसिस मूवमेंट नहीं होंगे तो जो कंटेंट है वो आगे की तरफ नहीं जा पाएगा, और जब आगे की तरफ नहीं जा पाएगा तो स्टोमक फुल होगा, स्टोमक फुल होगा तो जो कंटेंट है वो वापस कहाँ आएंगे दोस्तों, इसोफेगस के अंदर आ जाएंगे। तो ये तीनों इसके क्या है, कोजेज हैं। ये तीनों इसके क्या हो गए दोस्तों, कोजेज हो गए, और ये हमें बचाने वाले कोजेज हो गए कि नॉर्मल पर्सन के अंदर ये पाया जाता है और GERD वाले पेशेंट के अंदर ये पाया जाता है। चलो आगे देखते हैं। तो कोजेज मैंने आपको बताई दिए। अब हम रिस्क फैक्टर की बात करते हैं। GERD के अंदर जो रिस्क फैक्टर है ना वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना। GERD के अंदर रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन रिस्क फैक्टर से बहुत सारे पूछते हैं। अब जो भी बुरी आदतें हैं वो सब इसके अंदर आएंगी। स्मोकिंग हो उसके कारण भी GERD हो सकता है, एल्कोहल हो उसके कारण भी हो सकता है, टी हो इसके कारण भी हो सकता है, कॉफी हो इसके कारण भी हो सकता है, स्ट्रेस हो इसके कारण भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें क्या कोज करवाती हैं दोस्तों, आपको GERD कोज करवाती हैं। इसके अलावा ध्यान रखना और क्या चीजें हैं, वेट लिफ्टिंग। वेट लिफ्टिंग करने वाले जो लोग होते हैं ना, जो ज्यादा वेट को लिफ्ट करते हैं, उनका इंट्रा एब्डोमिनल जो प्रेशर है ना दोस्तों वो बढ़ जाता है। अब एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ने के कारण जो कंटेंट है दोस्तों प्रेशर के कारण कहां आते हैं, ऊपर की तरफ आते हैं। ठीक है,
तो वेट लिफ्टिंग है दोस्तों, वो भी इसका क्या हो सकता है, एक कोज हो सकता है। वेट लिफ्टिंग भी इसका क्या हो सकता है दोस्तों, कोज हो सकता है। ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। वेट लिफ्टिंग भी इसका कोज हो सकता है। या फिर सेम चीज जो भी कोई भी पर्सन जो टाइट क्लोथिंग पहनता है ना, जीआरडी अगर किसी को हो जाता है तो इसलिए उसको अवॉइड किया जाता है। जीआरडी होने के बाद ये अवॉइड किया जाता है भाई आपको टाइट क्लोथिंग नहीं पहननी है। क्यों, अगर वो मान लो टाइट क्लोथिंग पहनेगा तो वही इंटर एब्डोमिनल प्रेशर उसका बढ़ेगा और बढ़ने के कारण और ज्यादा जीआरडी के सिम्टम्स क्या होते हैं, पाए जाते हैं। तो ये भी उसका क्या होता है, कोज होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों अब क्या याद रखना है कि जो भी पर्सन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन लेता है, तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या काम करता है, गैस्ट्रिक मोटिलिटी को या पेरिस्टाल्सिस को क्या कर देता है दोस्तों, कम कर देता है। और यही काम कौन करता है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स करते हैं। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी काम करते हैं। इसके अलावा ओबेज जो क्लाइंट होते हैं ना, ओबेसिटी, उसके अंदर भी ये ज्यादा देखने को मिलता है। ओबेज क्लाइंट के अंदर, ओबेसिटी वाले क्लाइंट के अंदर भी दोस्तों ये क्या देखने को मिलता है, ज्यादा देखने को मिलता है। इसके अलावा दोस्तों जो लोग हॉट एंड स्पाइसी फूड लेते हैं, हॉट एंड स्पाइसी फूड, उनके अंदर देखने को मिलेगा, या हॉट लिक्विड, ज्यादा हॉट लिक्विड कोई लेते हैं तो उनके अंदर भी देखने को मिलता है हॉट लिक्विड। ठीक है, तो ये सारे से क्या हो गए दोस्तों, रिस्क फैक्टर हो गए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 सारे याद रखना आपको। ठीक है, सारे रिस्क फैक्टर हैं। तो इनके कारण क्या हो सकता है दोस्तों, जीआरडी हो सकता है। दीज आर द रिस्क फैक्टर्स। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जो ड्रग होती है ना, तो इसके एग्जांपल्स आप लिखना चाहो तो एम्लोडिपिन, वैसे लिखने की जरूरत है नहीं, लेकिन आपको मान लो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में पढ़ोगे आप, एम्लोडिपिन, निफेडिपिन, बीपीन, एम्लोडिपिन हो गया, निफेडिपिन हो गया, डिल्टियाजेम हो गया, वेरापेमिल हो गया। ठीक है, ऐसी कई सारी जो ड्रग्स होती हैं वो क्या होती हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होती हैं। तो वो भी क्या करती हैं, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट को कम कर देती है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। तो जिसके कारण भी क्या देखने को मिलता है दोस्तों, जीआरडी होने के चांसेस रहते हैं। तो ये दोनों ड्रग याद रखना आपको, एक तो प्रोजेस्टेरोन याद रखना है और एक आपको क्या याद रखना है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर याद रखना है। तो इनके कारण भी हो सकता है, क्योंकि ये तो चलो आप समझ ही जाओगे, स्मोकिंग, एल्कोहल, टी, कॉफी, स्ट्रेस, ये सब जानते हैं। ठीक है, हॉट लिक्विड, हॉट स्पाइसी फूड, बट इन दोनों पे थोड़ा सा फोकस करना आप यहाँ पे। प्रोजेस्टेरोन और कैल्शियम चैनल जो ब्लॉकर है उनके ऊपर आपको फोकस करना है कि कौन सी 2 ड्रग्स हैं जो कि जीआरडी मेनली करवा सकती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की। सबसे मोस्ट कॉमन जो इसमें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो पाया जाता है दोस्तों, दैट इज सब एक्सटर्नल पेन। सब एक्सटर्नल पेन, सब एक्सटर्नल पेन मतलब स्टर्नम बोन के नीचे की साइड, उसको यहाँ पर फील होगा ये पेन, यहाँ पर क्या होता है, पेन फील होता है बिल्कुल छाती में बीच में। ठीक है, तो उसे हम सब मतलब नीचे, स्टर्नम मतलब स्टर्नम के नीचे, इसे हार्ट बर्न भी बोलते हैं हम। ठीक है, कई बार क्या बोलते हैं वैसे, हार्ट बर्न। बस कहेगा कि मेरा दिल जल रहा है जैसे, तो मेरी छाती जल रही है, हार्ट बर्न हो रहा है मुझे। ठीक है, तो ये देखने को मिलता है। दिस इज द मोस्ट कॉमन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ दिस डिजीज। जरूरी नहीं कि वो रिगर्जिटेशन बताएगा, लेकिन ये सिम्टम उसके अंदर क्या होता है दोस्तों, देखने को मिलता है। तो सब एक्सटर्नल जो पेन है या हार्ट बर्न है दोस्तों, वो ऐसे पेशेंटों के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा तो आपको पता ही है, जैसे कि रिगर्जिटेशन देखने को मिलेगा, वॉमिटिंग देखने को मिल सकता है। इसके अलावा दोस्तों ऐसे पेशेंटों के अंदर क्या होता है कि इनडाइजेशन के चांसेस पाए जाते हैं। तो डिस्पेप्सिया देखने को मिलता है, डिस्पेप्सिया या इनडाइजेशन, इनडाइजेशन। इसके अलावा एक सिम्टम और दिखाई देता है, थोड़ा सा इस पे फोकस कर लेना, थोड़ा सा नाम अलग है, सोंडस के अंदर ये दे रखा है, ग्लोबस। ग्लोबस एक सिम्टम इसके अंदर दिखाई देता है दोस्तों। ग्लोबस क्या होता है कि जब एसिड वापस से आता है ना दोस्तों, तो उसका जो थ्रोट है ना, उस थ्रोट को इरिटेट करेगा वो, और थ्रोट को इरिटेट करने के कारण जो पेशेंट है वो फील करता है कि समथिंग इज टचिंग हिज और हर बैक ऑफ द थ्रोट। जो थ्रोट है उसके पीछे वाला जो हिस्सा है उसको क्या कर रहा है, उसका सेंसेशन आ रहा है उसके अंदर। तो इसे हम किस नाम जानते हैं, ग्लोबस आते हैं, तो ग्लोबस के नाम से जानते हैं। तो देखो लिखो इसमें, सेंसेशन ऑफ समथिंग, सेंसेशन ऑफ समथिंग इन बैक ऑफ थ्रोट। जो आपका थ्रोट है, गला है, उसके बैक पे आपको उसको क्या फील होता है दोस्तों, जैसे कुछ हो अंदर। ठीक है, कुछ पीछे की साइड हो, टच हो रहा हो कुछ, ऐसा उसको फील होता है। तो उसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, ग्लोबस के नाम से जानते हैं। उसकी वॉइस में भी प्रॉब्लम आ सकती है,
इरिटेट होने के कारण ही तो होर्सीनेस ऑफ वॉइस देखने को मिलती है, होर्सनेस ऑफ वॉइस, ये भी देखने को मिल सकते हैं। और एपिगैस्ट्रिक जो पेन है दोस्तों वो तो देखने को मिलेगा ही, एपिगैस्ट्रिक पेन मान लो, या फिर यहाँ पर सबस्टर्नल पेन है, ये देखने को मिल सकता है। तो ये सारे ऐसे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है दोस्तों जो इसके अंदर क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। सबस्टर्नल पेन है मेनली, ठीक है, रिगर्जिटेशन है, वोमिटिंग है, डिस्पेप्सिया है, इंडाइजेशन है, ग्लोबस है, और इसका अलावा होर्सनेस ऑफ वॉइस है। ये सारे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पेशेंट के अंदर दिखाई देते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, इसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं दोस्तों, कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन इसके अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो इसोफेगस इरिटेट होगा तो उसका इन्फ्लेमेशन होगा, तो इसोफेजाइटिस देखने को मिलेगा, इन्फ्लेमेशन ऑफ द इसोफेगस। एक इसके अंदर एक चीज और देखने को मिलती है दोस्तों, दैट इज बेरेट इसोफेगस, बेरेट इसोफेगस। बेरेट इसोफेगस में एक्चुअली में क्या होता है, देखो एक्चुअली में ये है मान लो इसोफेगस, और यहां से ये आपका स्टोमक स्टार्ट हो रहा है। इसोफेगस की जो लाइनिंग होती है ना वो स्क्वेमस एपिथेलियम होती है, ये स्क्वेमस कैटेगरी का होता है। और यहां पर ये जो लाइनिंग होती है, स्टोमक की जो लाइनिंग होती है, स्टोमक की जो लाइनिंग होती है दोस्तों, दैट इज कोल्यूमनर, दैट इज कोल्यूमनर एपिथेलियम, कोल्यूमनर एपिथेलियम। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एसिड सीक्रेट कर रहा है, तो ऐसी जगह पे जहां पर सीक्रेशंस होते हैं, जहां पर मैक्सिमम वहां का क्या पाया जाता है, कोल्यूमनर एपिथेलियम पाया जाता है। क्यों? क्योंकि खुद के सीक्रेशन से नुकसान नहीं हो। तो दोस्तों एक्चुअली में क्या होगा, जब बार बार यहाँ पर एसिड जाएगा ना, स्क्वेमस यहाँ पर बार बार जाएगा, तो ये जो स्क्वेमस जो एपिथेलियम जो है ना, वहां पर बॉडी कंपनसेट करेगी कि भाई इस जगह पे भी एसिड जा रहा है, तो इसको भी प्रोटेक्ट करने की क्या है, जरूरत है। क्यों? जहां पर एसिड जा रहा है तो वो इसको खराब करेगा। तो फिर बॉडी क्या काम करती है, यहाँ पर भी कोल्यूमनर एपिथेलियम प्रेजेंट हो जाती है। स्क्वेमस एपिथेलियम की जगह पर क्या प्रेजेंट हो जाती है दोस्तों, कोल्यूमनर एपिथेलियम प्रेजेंट हो जाएगी। तो कोल्यूमनर एपिथेलियम इन इसोफेगस, इसोफेगस के अंदर भी क्या आ जाती है दोस्तों, कोल्यूमनर एपिथेलियम आ जाती है। ठीक है, यहां तक कि इसमें दोस्तों जो स्टोमक के अंदर पाए जाने वाली गोबलेट सेल है ना, वो भी इसोफेगस के अंदर क्या होने लग जाती है, प्रेजेंट होने लग जाती है। गोबलेट सेल भी क्या होने लग जाती है, प्रेजेंट होने लग जाती है। अब अगर दोस्तों मान लो कि ये ग्रोथ बहुत ज्यादा हो जाए और बॉडी खुद ही क्या नहीं कर पाए दोस्तों, कंट्रोल नहीं कर पाए, तो यही रीजन होता है दोस्तों कि जो बेरेट जो इसोफेगस होता है, बेरेट इसोफेगस इज ए रिस्क फैक्टर ऑफ इसोफेगस कैंसर। तो इसके कारण दोस्तों इसोफेगस कैंसर भी हो सकता है। बेरेट इसोफेगस के कारण क्या हो सकता है दोस्तों, इसोफेगस कैंसर भी देखने को मिल सकता है। देख लो आप, इतनी मतलब कि छोटी सी चीज से कितनी बड़ी डिजीज भी बन सकती है। किस सीक्वेंस में बनेगी, पहले जीआरडी होगा पेशेंट के अंदर, ठीक है, फिर पेशेंट के अंदर क्या होगा, बेरेट इसोफेगस होगा, बेरेट इसोफेगस होगा, और उससे फिर क्या होगा दोस्तों, उसको इसोफेजियल कैंसर होने के भी क्या रहते हैं, चांसेस रहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोल्यूमनर एपिथेलियम बनने लगी और फिर ये इनकी ग्रोथ जो है वो अनकंट्रोल्ड हो जाएगी, और कंट्रोल नहीं होगी तो फिर और ज्यादा बनने लग जाएगा। तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा दोस्तों, सो क्या हो सकता है, इसोफेजियल कैंसर हो सकता है। तो ये कॉम्प्लिकेशंस भी क्या हो सकते हैं दोस्तों, इसमें देखने को मिल सकते हैं, तो इनका भी थोड़ा सा ध्यान रखना। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों इसके मैनेजमेंट की। सबसे पहले हम बात करते हैं मेडिकल मैनेजमेंट, दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट मैनेजमेंट। ठीक है, तो इसके अंदर हम सबसे पहले बात करते हैं ड्रग ऑफ चॉइस की। ड्रग ऑफ चॉइस इसके अंदर जो होती है दोस्तों, दैट इज प्रोटोन पंप इनहिबिटर, प्रोटोन पंप इनहिबिटर, इनहिबिटर्स, प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स या पीपीआई भी बोलते हैं इनको। आप पढ़ते होंगे, फार्माकोलॉजी में भी इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। पीपीआई जो ड्रग्स होती है एक्चुअली में क्या करती है दोस्तों, हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेज एक पंप पाया जाता है, ठीक है, स्टोमक के अंदर मेनली। ये पंप क्या काम करता है दोस्तों, ये हेल्प करता है HCl की फॉर्मेशन को। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है उसका क्या करवाता है दोस्तों, ये फॉर्मेशन करवाता है। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन अगर ज्यादा होगा दोस्तों, उस कंडीशन के अंदर और ज्यादा चांसेस होंगे किसके, जीआरडी के। जीआरडी के चांसेस क्या होंगे, ज्यादा, और भी ज्यादा होते हैं, एसिड के बनने के चांसेस ज्यादा होंगे, और एसिड से और ज्यादा जीआरडी के जो सिम्टम्स है वो वर्स होंगे। तो उस कंडीशन में क्या काम करता है दोस्तों, प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स इस HCl की फॉर्मेशन को क्या कर देते हैं, ये कम कर देते हैं। HCl की फॉर्मेशन क्या करते हैं दोस्तों, कम कर देते हैं। अब एसिड का फॉर्मेशन कम होगा तो जो इरिटेशन है वो भी कम होगी, हार्ट बर्न है वो भी कम होगा, पेन भी कम होगा, ठीक है। तो ये सब चीजें सिम्टम्स क्या हो जाते हैं, पेशेंट को रिलीव हो जाते हैं। इन्हें हम ड्रग ऑफ चॉइस मानते हैं किसके अंदर, जीआरडी के अंदर। अब ध्यान रखना, इसके एग्जांपल्स है वो डायरेक्टली आपसे पूछ सकते हैं कि भाई इनके क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं। तो ध्यान रखना, एक एग्जांपल शायद कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसने नहीं सुना होगा, पेंटोप्राजोल। पेंटोप के नाम से टैबलेट आती है ना, लगभग 40 mg के अंदर ये टैबलेट आती है, ठीक है, और खाली पेट इसको लेना पड़ता है। तो पेंटोप्राजोल जो टैबलेट है दोस्तों, दैट इज द एग्जांपल ऑफ द पीपीआई, प्रोटोन पंप इनहिबिटर। इसके अलावा लेंसोप्राजोल, बच्चों के अंदर भी
ज्यादातर हम यूज करते हैं ना, लेंसोप्राजोल यूज करते हैं। जूनियर लेंजोल के नाम से टैबलेट आपको मिलती है, 15 mg के अंदर आती है, याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों रेबेप्राजोल, रेबेप्राजोल और ओमेप्राजोल, ओमेप्राजोल, ठीक है। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द पीपीआई। एग्जांपल्स कम से कम ज्यादा नहीं ना दोस्तों, दो तीन तो याद ही रख लो। पेंटोप याद रख लो, एक ओमेप्राजोल याद रख लो, दो तो कम से कम आप याद ही रखो। आपको सारे याद नहीं हो रहे तो कोई नहीं, तो लेकिन दो एग्जांपल्स तो कम से कम आप याद रखो। एक आपको, सॉरी ये नहीं, एक आपको पेंटोप्राजोल याद रखना है, एक ओमेप्राजोल, ये दो तो याद ही रखो। अगर चारों याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। इसके बाद नेक्स्ट जो ड्रग्स आती हैं दोस्तों, दैट आर H2R एंटागोनिस्ट। ज्यादातर जो ड्रग्स हैं दोस्तों इसी पे काम करती हैं, वो एसिड के सीक्रेशन को कम करती हैं। H2R एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, या फिर इसको हम हिस्टामीन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट भी बोलते हैं। हिस्टामीन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, ये भी क्या काम करती है, HCl की सीक्रेशन को क्या करवाती हैं दोस्तों, कम करवाती हैं। तो डिक्रीज HCl सीक्रेशन। एक बहुत ही सस्ती ड्रग आती है, आपने सुना होगा, बहुत ही कम पैसे में मिलने वाली, रेंटेक, जिसके अंदर साल्ट होता है, रेंटीडीन। इसके अलावा एक ड्रग आती है सिमेटिडीन, सिमेटिडीन। कुछ जगह पे आजकल रेंटीडीन का उपयोग बंद कर दिया गया है, कहते हैं कि कार्सिनोजेनिक है, ठीक है, कार्सिनोजेनिक बता दिया गया है। ड्रग इतनी सस्ती आती थी, बाकी की जो ड्रग्स है वो महंगी आती थी, तो इसको सस्ती बताकर, अब हो सकता है, चलो कुछ भी हो, छोड़ो। तो रेंटीडीन जो ड्रग है दोस्तों, उसको कार्सिनोजेनिक बताकर कुछ जगह पे इसको बंद भी कर दिया गया है। तो रेंटीडीन और सिमेटिडीन आर द एग्जांपल ऑफ H2R एंटागोनिस्ट या हिस्टामिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ये कौन सी ड्रग का एग्जांपल है, तो वो भी आपको थोड़ा सा याद रखना है। इसके बाद थर्ड जो ड्रग्स यूज करते हैं दोस्तों, हम वो भी यूज करते हैं एंटासिड्स। ये एसिड के सीक्रेशन को कम नहीं करती हैं, ठीक है। एंटासिड्स क्या काम करती हैं दोस्तों, न्यूट्रलाइज करती हैं। भाई ये बेस होता है, एंटासिड्स के अंदर क्या पाया जाता है, बेस पाया जाता है, तो ये उसको क्या कर देती है, न्यूट्रलाइज कर देती है। तो न्यूट्रलाइज द एसिड को क्या कर देती है, न्यूट्रलाइज कर देती है। क्योंकि एसिड और बेस उसकी रिएक्शन होगी तो वाटर का फॉर्मेशन होगा और वो न्यूट्रलाइज होगा, एसिड कम हो जाएगा, ठीक है। तो वो भी हम यूज करते हैं। एग्जांपल्स के रूप में आप याद रख सकते हो, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट्स, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एंटासिड्स, ठीक है। ये एंटासिड्स के क्या होते हैं दोस्तों, एग्जांपल्स होते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट इसके सर्जिकल मैनेजमेंट की, ठीक है। सॉरी, एक ड्रग और बता देता हूं मैं आपको। एक ड्रग इसमें हम यूज करते हैं दोस्तों, प्रोकाइनेटिक, प्रोकाइनेटिक्स ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि मोटिलिटी को इंक्रीज करती हैं। पेरिस्टालसिस मूवमेंट को क्या करती है दोस्तों, ये इंक्रीज करती हैं। तो मोटिलिटी को इंक्रीज करने वाली ड्रग्स भी हम क्या कर सकते हैं, इसमें यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के रूप में इसके अंदर आएगा आपका मेटोक्लोप्रोमाइड, हॉस्पिटल के अंदर आपको ये पेरिनोम के नाम से मिलता है, याद करने की जरूरत नहीं है, बस मैं वैसे बता रहा हूँ। एक्चुअली में हॉस्पिटल के अंदर किस नाम से आता है, पेरिनोम के नाम से आता है। तो मेटोक्लोप्रोमाइड जो है एक प्रोकाइनेटिक ड्रग है जो कि गैस्ट्रिक एम्प्टिंग को बढ़ाता है, मोटिलिटी को बढ़ाता है। इसके अलावा दोस्तों इसको हम जीआरडी में तो यूज करते ही हैं, ठीक है। इसके अलावा इसको हम वोमिटिंग के अंदर भी यूज करते हैं, ठीक है। वोमिटिंग के ट्रीटमेंट में भी हम इसका क्या करते हैं दोस्तों, यूज करते हैं। तो वोमिटिंग में भी ये क्या की जाती है, यूज की जाती है मेटोक्लोप्रोमाइड। दिस इज द प्रोकाइनेटिक ड्रग। इसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों सर्जिकल मैनेजमेंट की। तो अगर हम सर्जिकल मैनेजमेंट देखें तो एक आपको टर्म है वो याद रखना है, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है। तो इसको बोलते हैं हम निसेन फंडोप्लाइकेशन, निसेन फंडोप्लाइकेशन। निसेन फंडोप्लाइकेशन एक सर्जिकल मैनेजमेंट किया जाता है इसके अंदर इसोफेगस में। जब इसोफेगस बहुत ज्यादा क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है ना, तो उस समय क्या करते हैं दोस्तों कि इस जो स्टोमक है उसके कुछ पार्ट को ऊपर की तरफ उठा के और इसके चारों तरफ क्या कर देते हैं, हम रैप कर देते हैं। स्टोमक को थोड़ा सा ऊपर उठा के इसोफेगस के लोअर जो पार्ट है, लोअर इसोफेजियल जो पार्ट है दोस्तों, उस पर क्या कर देते हैं, हम रैप कर देते हैं, मतलब ऊपर चिपका देते हैं। तो इस और फिर सूचरिंग कर देते हैं यहाँ पे, फिर इस जगह पे क्या कर देते हैं, हम सूचरिंग कर देते हैं ताकि डैमेज क्या हो जाए, कम हो जाए। तो इसे हम किस नाम जानते हैं, निसेन फंडोप्लाइकेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो 360 डिग्री रैपिंग ऑफ द स्टोमक,
रैपिंग ऑफ द स्टोमक। ठीक है, बस इतना लिख लो आप तो, सॉरी स्टोमक लिख लो, इसोफेगस, इसोफेगस 360 डिग्री रैपिंग ऑफ द इसोफेगस। तो इसे हम किस नाम जानते हैं? फंडो। फंडो मतलब फंडस जो पार्ट, स्टोमक का फंडस जो पार्ट है उसको ऊपर उठाते हैं और उसको क्या कर देते हैं? इसोफेगस के ऊपर क्या कर देते हैं दोस्तों? रैप कर देते हैं। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं? निसेन फंडोप्लाइकेशन के नाम से जानते हैं। बस नाम याद रख लो, ज्यादा डिटेल में इसमें जाने की आपको जरूरत है नहीं, एग्जाम पे ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछते हैं ज्यादातर हमसे। अब नर्सिंग मैनेजमेंट में आपको 2-3 चीजें आपको दोस्तों क्या करनी है? याद रखनी है। एक तो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। अब लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन आपको समझाने की मुझे जरूरत नहीं है यहाँ पे, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन पे आपको समझाने की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि दोस्तों आपने पढ़ लिया है रिस्क फैक्टर, और जिस बच्चे ने रिस्क फैक्टर पढ़ लिया उसने मान लो कि सब कुछ पढ़ लिया। क्यों? मैंने कहा था कि इंपॉर्टेंट है भाई। क्या है लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन? स्मोकिंग मत करो, अल्कोहल मत लो, टी मत लो, कॉफी मत लो, स्ट्रेस मत लो, वेट लिफ्टिंग मत करो, कॉन्स्ट्रिक्टेड क्लोथ्स मत पहनो। ठीक है, क्या नहीं पहनो? कॉन्स्ट्रिक्टेड। एक्चुअली में इसका रिस्क फैक्टर है नहीं है, लेकिन जीआरडी होने पर ऐसा नहीं कर सकते हम। तो कॉन्स्ट्रिक्टेड जो क्लोथिंग है वो मत पहनो। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखना, एक चीज और बताते हैं दोस्तों इसके अंदर कि च्युइंगम जो मोस्टली उसमें दे रखा है कि भाई च्युइंगिंग गम्स करने का क्या होता है, इसमें फायदा होता है। जो च्युइंगम खाते हो ना आप, मतलब तो उसको च्युइंग करने का क्या होता है दोस्तों? फायदा होता है। उससे क्या होता है कि सैलाइवा बनता है, और जो सैलाइवा जो होता है दोस्तों उसके अंदर ज्यादा मात्रा में पाया जाता है बाइकार्बोनेट। ज्यादा बाइकार्बोनेट स्टोमक के अंदर जाएगा तो वो HCl को क्या करेगा? न्यूट्रलाइज करेगा। इसलिए च्युइंग गम भी क्या करता है दोस्तों? इसमें हेल्प करता है। ठीक है, जो आप च्युइंगम खाते हो वो च्युइंगम भी इसमें क्या करता है दोस्तों? सेंटर फ्रूट ये खाते हो सब, तो ये भी इसमें क्या करता है? हेल्प करता है। ठीक है, क्यों? मैंने बता दिया, सैलाइवा है, सैलाइवा के अंदर बाइकार्बोनेट पाया जाता है, दैट न्यूट्रलाइज द एसिड। ठीक है, वेट लिफ्टिंग आपको नहीं करना, हॉट लिक्विड कम करना है, हॉट स्पाइसी फूड नहीं लेना है आपको। इसके अलावा ये जो ड्रग्स हैं उनके ओबेसिटी वेट को कंट्रोल करना पड़ेगा आपको, और इन ड्रग्स की अगर जरूरत कम है तो इनको भी आप रोक सकते हो। ठीक है, तो ये सब और या दूसरे इनके अल्टरनेटिव्स क्या कर सकते हो? आप यूज कर सकते हो। तो ये तो हो गया दोस्तों आपका लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। लेकिन इसके अलावा भी कुछ छोटी मोटी चीजें और पूछ सकता है आपसे। एक चीज वो पूछेगा दोस्तों आपसे कि जब भी आप सोने जाओ ना, तो कम से कम उससे 2 से 3 घंटे पहले खाना खाओ। तो जब आप सोने जा रहे हो, नींद में जा रहे हो, बिफोर स्लीप, तो कम से कम 2 से 3 घंटे पहले कुछ मत खाओ, नथिंग। 2 से 3 घंटे पहले, बिफोर 2 to 3 आवर्स आपको कुछ नहीं खाना है। ऐसे नहीं कि आप खाया और सो गए, तो वो जीआरडी को क्या करता है दोस्तों? और ज्यादा बढ़ाता है। तो एक तो हो गया 2 से 3, फिर एक 3 से 4। ऐसे कहते हैं कि दोस्तों कि जब भी आप लेट रहे हो ना खाना खाने के बाद, ठीक है, ये दोनों थोड़े से एक दूसरे से कॉन्ट्रोवर्शियल भी है, लेकिन एनक्लेस में दे रखे तो आपको याद रखना पड़ेगा कि जैसे आपने खाना खाया, आफ्टर ईटिंग फूड डोंट लाई, आपको लेटना नहीं है, डोंट लाई फॉर 3 to 4 आवर्स। कितना? 3 से 4 घंटे के लिए आपको लेटना नहीं है। जैसे आपने खाना खा लिया, कम से कम 3 से 4 घंटे आप लेटो मत। आप घूमो फिरो लेकिन लेटो मत। ठीक है, और सोने से पहले कम से कम 2 से 3 घंटे पहले, रात को जब आप सो रहे हो तो उससे 2 से 3 घंटे पहले आपको क्या करना है दोस्तों? कुछ नहीं लेना है, खाना नहीं है आपको। ठीक है, कुछ भी नहीं खाना आपको, ये याद रखना है। तो 2, 3, 3, 4, 6, 8। अब ये क्या है 6, 8 दोस्तों? हेड जो एंड है ना बेड का, या फिर आप हेड के नीचे क्या लगा सकते हो? पिलो भी लगा सकते हो। हेड एंड को एलिवेट करेंगे। क्या करेंगे? एलिवेट करेंगे दोस्तों। कितना? 6 से 8 इंच। 6 से 8 इंच उसको क्या करते हैं? एलिवेट करते हैं। तो 3 क्वेश्चन होंगे, 2, 3, 3, 4 और 6, 8। 2, 3 आपको क्या बताता है? बिफोर स्लीप 2 से 3 घंटे पहले आपको कुछ नहीं खाना। खाना खा लिया तो आपको लेटना नहीं है 3 से 4 घंटे तक। और हेड एंड को दोस्तों आपको एलिवेट करना है, तो कि ताकि ग्रेविटी के कारण हेड एंड जो एलिवेट होगा तो ग्रेविटी के कारण जो कंटेंट है उसको वापस ऊपर आने में प्रॉब्लम होगी, और कंटेंट क्या होगा दोस्तों? आगे की तरफ जाएगा। ठीक है, इसलिए हेड एंड को क्या करते हैं दोस्तों? हम एलिवेट करते हैं। हेड एंड को क्या करते हैं दोस्तों? एलिवेट करते हैं। तो इन सब चीजों को भी आपको क्या रखना पड़ेगा? याद रखना पड़ेगा। इनका भी आपको याद रखना पड़ेगा। और बाकी के जो रिस्क फैक्टर हैं, जैसे लिखना ही हो, मान लो अकेडमी कोई बच्चा हो उसको लिखना हो तो एक एक लाइन लिख के आएगा, अवॉइड स्मोकिंग, अवॉइड ये, अवॉइड टी, अवॉइड कॉफी। तो उसका तो कोई फायदा हमारे तो है नहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो बट इस प्रकार से आप पढ़ सकते हो। अब हम आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन के ऊपर वापस लौट के। तो दोस्तों हमारे सामने क्वेश्चन क्या है कि भाई क्लाइंट को एसिड करना हर्टबर्न हो रहा होगा, डिफिकल्टी हो रही होगी उसको स्लीपिंग में, तो नर्स को उसको क्या इंस्ट्रक्ट करना चाहिए? पहला ऑप्शन देखो कितनी मूर्ख बात कर रहे हैं कि ड्रिंक एक गिलास ऑफ मिल्क। इसके अंदर डाइट कौन सी देते हैं दोस्तों? डाइट का भी ध्यान रख लेना कि जीआरडी के अंदर, एनक्लेक्स के अंदर दे रखा है कि हम कैसी डाइट देते हैं? लो फैट एंड हाई फाइबर डाइट। लो फैट एंड हाई फाइबर डाइट देते हैं।
हाई फाइबर डाइट। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। तो दोस्तों बिफोर रिटायरिंग का मतलब रिटायरमेंट नहीं है उसका, रिटायरिंग मतलब सोने जा रहा है वो, ठीक है। तो जब वो सोने जा रहा है तो उसको कुछ नहीं देना है। हमने अभी बात की हमने कि लगभग 2 से 3 घंटे पहले हमें उसे कुछ नहीं देना है। एलिवेट द हेड ऑफ द बैंड और ब्लॉक्स, बिल्कुल सही है, अभी तक ये हमारा राइट आंसर होगा। आगे और ऑप्शन देख लेंगे, अगर इसको बदलना पड़े तो बदल देंगे। तो अभी तक तो हमारा यही है कि हमने क्या पढ़ा था दोस्तों कि ग्रेविटी का फायदा उठाने के लिए हम हेड जो एंड है उसको क्या करेंगे, एलिवेट करेंगे। अगर ऐसा बेड खुद एलिवेट हो जाता तो ठीक है, नहीं होता तो बेड के नीचे हम क्या लगा देते हैं, ब्लॉक्स लगा देते हैं, ईंटें लगा देते हैं, ऐसे मान लो, ठीक है। तो ब्लॉक्स लगाकर हम हेड जो एंड है उसको क्या करेंगे, एलिवेट। सर की तरफ वाला जो एंड है उसको एलिवेट करेंगे। इसके बाद दोस्तों एलिमिनेट कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम द डाइट। कार्बोहाइड्रेट को एलिमिनेट क्यों करेंगे, क्यों हटाएंगे हम कार्बोहाइड्रेट? कार्बोहाइड्रेट इज इसेंशियल, जरूरी है, ठीक है। एलिमिनेट नहीं कर सकते आप कभी भी कार्बोहाइड्रेट को कि आप एलिमिनेट कर दो, तो ये बिल्कुल क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। और वैसे भी जब हमने कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन पढ़ा था दोस्तों, उसमें आपने क्या पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टमक में तो होता ही नहीं है। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन मेन स्टमक में तो होता ही नहीं है ना, किस में होता है, माउथ से स्टार्ट होता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, तो वो हमने पढ़ा है। इसके बाद दोस्तों ये देखो, अब आपको यहां पर लग रहा हो सर ये भी तो सीख ठीक है ना, एंटासिड्स ले लो, टेक एंटासिड्स सच एज सोडियम बाइकार्बोनेट ले लो। तो दोस्तों देखो दो चीजें हैं, इसके मैं 2 रीजन बता सकता हूं आपको। एक रीजन ये है दोस्तों कि हम है ना, एक तो ये एससीपी के द्वारा क्या होना चाहिए, प्रेस्क्राइब्ड होना चाहिए। हम डायरेक्टली नहीं कह सकते पेशेंट को आप सोडियम बाइकार्बोनेट ले लो, क्यों? क्योंकि हेल्थ केयर जो प्रोवाइडर है उसका प्रेस्क्रिप्शन क्या है, जरूरी है, डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन जरूरी है, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज एक चीज और है दोस्तों, भाई कब तक लेगा वो, क्या हमेशा लेते रहना पड़ेगा उसे? तो लाइफ स्टाइल जो मॉडिफिकेशन है ना वो लाइफ टाइम चल सकता है, वो लाइफ टाइम ऐसा कर सकता है। बट लाइफ टाइम ड्रग लेना, मेडिकेशन के द्वारा किसी भी ट्रीटमेंट करना दोस्तों क्या है, पॉसिबल नहीं है। तो हम ये लॉन्ग लास्टिंग ट्रीटमेंट नहीं है ये कि आप एंटासिड्स लो, तो ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं है दोस्तों, ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। ये कुछ समय के लिए आप यूज कर सकते हो, ज्यादा हो जाए तो, लेकिन आप ऐसे नहीं है कि आपको हो रहा है और आप हर बार क्या कर रहे हो दोस्तों, एंटासिड्स ले रहे हैं। तो इसलिए एंटासिड्स नहीं लिया जाता है। नहीं तो अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो फिर यही राइट आंसर होता, बट यहाँ पर 2 रीजन मैंने आपको बता दी, इसलिए ये भी इसका आंसर नहीं होगा। तो राइट जो आंसर होगा दोस्तों, एलिवेट द हेड ऑफ द बेड और ब्लॉक्स। तो लिखो जीआरडी के पेशेंट को हेड एंड ऑफ बेड को 6 to 8 इंच एलिवेट करने की सलाह दी जाती है, वो कोई भी तरीका हो सकता है। सिंपल बेड है, आजकल जैसे बेड आते हैं खुद एलिवेट हो जाते हैं वो, ठीक है, चाबी लगाकर। बट मान लो ऐसा बेड तो ब्लॉक लगा देंगे बेड के नीचे, तो उसे भी कह सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये ड्रग कैलकुलेशन से रिलेटेड है। और ड्रग कैलकुलेशन की अपनी क्लास देखी होगी, अर्जुन सर ने बहुत ही फंटास्टिक क्लास पढ़ा रखी है, एक बार आप जरूर जाकर देखना उस क्लास को। जो सर ने जो ड्रग कैलकुलेशन पढ़ाया है, सच में ही हर एक पहलू पे उन्होंने बात की है, किस प्रकार से कोई भी किसी भी प्रकार का जो क्वेश्चन आएगा दोस्तों वो मिल जाएगा यूट्यूब पे। आपको अच्छे से फ्री में ऐसा कंटेंट मिल रहा है जो कि मतलब एक टॉपिक पे ऐसे कवर करना बहुत मुश्किल होता है, ज़्यादातर कोचिंग्स ऐसा प्रेफर नहीं करती हैं। मैं कहूँगा नहीं कि ऐसा, बट दोस्तों बहुत अच्छा पढ़ा रखा है सर ने, एक बार आप जरूर देख लेना, ठीक है। चलो हम फिर भी बात कर लेते हैं कि एक क्लाइंट विद जीआरडी इज रिसीविंग मेटोक्लोप्रोमाइड, ठीक है, उसको मेटोक्लोप्रोमाइड दे रहे हैं दोस्तों जीआरडी के पेशेंट को, कितना 15 mg दे रहे हैं ओरली, 15 mg ओरली दे रहे हैं खाने से पहले, तो बिफोर मील्स। इसके बाद है द कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कंटेन्स 10 mg per ml, हाउ मच सॉल्यूशन शुड द नर्स एडमिनिस्टर, रिकॉर्ड योर आंसर यूजिंग 1 डेसिमल प्लेस। देखो अब इसमें क्या कह रहा है दोस्तों, ये कह रहा है कि भाई आपको देखो एक 2-3 तरीके से बताऊंगा आपको, फॉर्मूला से भी बताऊंगा और सिंपल माइंड का यूज करके भी आप कैसे कर सकते हो तो वो भी बताऊंगा। पहला दे रखा दोस्तों के अंदर भाई, और आपको 15 mg ड्रग देनी है। ड्रग कितनी देनी है आपको दोस्तों, 15 mg देनी है। अब आपको ये नहीं पता भाई किस में है किस में, वो छोड़ो, आपको ड्रग देनी कितनी है, 15 mg। अब वो कह रहा है कि भाई मान लो एक बोतल है, उसके अंदर मेटोक्लोप्रोमाइड है, ठीक है, और इस बोतल के अंदर 1 ml के अंदर कितना है दोस्तों, 10 mg है, 10 mg 1 ml में है। अब दोस्तों 1 ml में 10 mg है, तो हमें तो 15 mg लेना है ना, तो कितना ml लेंगे हम, 1.5 ml लेंगे, सिंपल सी बात है भाई। देखो आधे ml में 5 mg हो गया, 1 ml के अंदर कितना हो गया दोस्तों, 1 ml के अंदर कितना हो गया दोस्तों, 10 mg हो गया। देखो ऐसे समझो, 1 ml में कितना हो गया, 10 mg हो गया,
और आधे ml में कितना हो जाएगा भाई, आधे ml में आधा हो जाएगा तो 5 mg हो जाएगा। हमें देना कितना है दोस्तों 15 mg, तो हम कितना देंगे 1 ml और आधा ml 1.5 ml, 1.5 ml में 10 mg प्लस 5 mg कितना हो गया 15 mg, तो 1.5 ml देंगे हम। अब जो बच्चे इस चीज कंसेप्ट को समझ नहीं पाते, कुछ बच्चे बेचारे मैथ में कमजोर है, तभी तो हमने बायोलॉजी ली है, बायोलॉजी लेते ही क्यों, मैथ्स ही लेते हैं ना। तो दोस्तों उन बच्चों के लिए फॉर्मूला अपना लो, इसमें फॉर्मूला होता है जैसे डिजायर्ड डोज लिख लो ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ लिख लो दोस्तों अवेलेबल डोज, अवेलेबल डोज। अब यहां पर जो भी डोज दे रखी है वो ml में दे रखी है, तो दोनों में आप ml लिख सकते हो। अब देखो डिजायर्ड डोज, डिजायर्ड डोज हमें देनी कितनी डोज है 15 mg देनी है, हमें 15 mg देनी है। कितने ml में बनेगी 15 mg, अरे भाई हमें क्या पता, क्वेश्चन में पूछ ही यही रहा है कि कितने ml देंगे, हमें नहीं पता ना कितने mg में बनेगी, तो इसको x लिख लो, इसको क्या लिख लो x लिख लो, क्योंकि हमें पता नहीं है। अब दोस्तों अवेलेबल डोज, अवेलेबल डोज कितनी है दोस्तों, इसका तो पता है हमें कि भाई 10 mg है, कितने ml में 1 ml में, each ml 10 mg कंटेन करता है, तो लिख लो 10 mg है कितने ml में 1 ml में, तो 10 mg इज इक्वल टू 1 ml में 10 mg है। अब इसमें x का मान निकालना है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 10 इंटू एक्स, 10 इंटू एक्स इज इक्वल टू 15 इंटू 1, 15 इंटू 1। तो दोस्तों ये कितना हो गया 10 इंटू एक्स इज इक्वल टू 15, भाई 15 को 1 से गुना करोगे तो 15 ही आएगा ना, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, अब ये यहां पर मल्टीप्लाई में गुणा में है तो इधर किस में जाएगा दोस्तों भाग में जाएगा, ठीक है। तो यहां पर ये इसमें आएगा तो 15 और बटे में 10 इज इक्वल टू 1.5 ml, 1.5 ml आ जाएगा आंसर, 1.5 ml देंगे हम, ठीक है। इस प्रकार से भी कर सकते हो। अब इसका तो रैशनल में लिखाऊंगा नहीं, कोई फायदा नहीं है ना रैशनल लिखाने, या फिर आप रैशनल में ये फॉर्मूला लिख लो, जिसका रैशनल जो आप जो हिंदी में लिखते हो उसमें ये फॉर्मूला लिख लो, डिजायर्ड डोज अवेलेबल डोज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या है दोस्तों, ए नर्स इज प्रोवाइडिंग डिस्चार्ज इंस्ट्रक्शन फॉर ए क्लाइंट विद ए डायग्नोसिस ऑफ जीआरडी। एक पेशेंट है दोस्तों, वो डिस्चार्ज हो गया है, हमारे एडमिट था, डिस्चार्ज हो रहा है, हम उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि आपको ये करना है, ये नहीं करना, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, उसको ज्ञान दे रहे हैं, नॉलेज दे रहे हैं। व्हाट शुड द, हमारे लैंग्वेज के अंदर ज्ञान देने को मतलब आजकल वैसे यूज करने लगे ना, मतलब सेटायर रूप में कि भाई आप किसी की बेइज्जती करो, ज्ञान मत दे। अरे ज्ञान देना तो अच्छी बात है, ऐसे किसी को ये कहना चाहिए ना ज्ञान दो, लेकिन वो कह रहे ज्ञान मत दो। नॉलेज देना तो अच्छी बात होती है ना, लेकिन ऐसे बोलते हैं ना ज्ञान मत दे। तो व्हाट शुड द नर्स एडवाइस द क्लाइंट टू डू टू लिमिट सिम्टम्स ऑफ जीआरडी। ठीक है, पेशेंट डिस्चार्ज हो रहा है, आपको उसको बताना है कि भाई आपको ये चीजें नहीं करनी ताकि आपके जीआरडी सिम्टम्स नहीं होंगे। तो आप उसको क्या एडवाइस दोगे, हर चीज आएगी इसमें। पहली चीज अवॉइड हैवी लिफ्टिंग, भाई कहोगे या नहीं कहोगे अवॉइड करने के लिए, ये बता दो मुझे। तो आप तो हैवी लिफ्टिंग को अवॉइड करने के लिए कहेंगे, मैंने आपको बताया था कि हैवी लिफ्टिंग क्या होती है, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर को बढ़ाती है। जो उठाते हैं ना वजन, वो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर को बढ़ाते हैं, जिससे जीआरडी के चांसेस क्या हो जाते हैं दोस्तों, और ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, ऐसा ही मैंने आपको बताया था कि जो रेस्ट्रिक्टेड क्लोथिंग होती है, जो तेज बांध लो जोर से यहाँ पे, तो उससे भी ये चीज होती है। ठीक है, तो हैवी लिफ्टिंग को अवॉइड करने की हम उसको सलाह देंगे इसमें, तो ये सही है क्योंकि ये हमें अप्लाई करना है। इसके बाद दे रखा लाई डाउन आफ्टर ईटिंग, नहीं भाई ईटिंग करने के बाद आपको लाई डाउन नहीं करना है, लगभग 3 से 4 घंटे तक आपको नहीं लेटना है। अवॉइड ड्रिंकिंग एल्कोहल, बहुत अच्छी बात है, एल्कोहल को अवॉइड करो। इट स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स, ये बात भी सही है। ठीक है, मैंने वहां पर बताया नहीं आपको, जो डाइट जो होती है ना दोस्तों, वो कैसी होनी चाहिए, स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट होनी चाहिए, छोटी छोटी कई बार होनी चाहिए दोस्तों। जिससे क्या होगा कि बैक फ्लो के चांसेस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा तो कंटेंट होगा, वो जल्दी जल्दी डाइजेस्ट होकर आगे की तरफ बढ़ता रहेगा। एक साथ पूरा कंटेंट दोगे तो आगे नहीं जा पाएगा और वापस से क्या करेगा, बैक फ्लो करेगा। तो जो डाइट है वो ईट स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट डाइट देते हैं। वहां पर जो नोट्स है ना, वहां पर भी लिख लेना, जहां पर मैंने आपको डाइट लिखवाई थी वहां पे लिख लेना स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट डाइट। ठीक है, कहाँ लिखवाया था मैंने, याद नहीं आ रहा मुझे, बट लिख लेना आप, स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट डाइट भी लिख लेना वहां पे। तो ये भी सलाह देते हैं। इंक्रीज फ्लूइड इनटेक विद मील्स, ये नहीं करेंगे सर, खाने के साथ आप दोस्तों अगर पानी दे रहे हो ना, तो एक तो क्या होगा, उससे क्या होगा दोस्तों कि ज्यादा बनेगा। आप खाना खा रहे हो, ठीक है, मील्स दे रहे हो, पहले हम बात करें कि भाई स्मॉल देना चाहिए। पहले आप मील खा रहे हो और मील के साथ आपने फ्लूइड दे रहे हो, तो जो कंटेंट है, गैस्ट्रिक कंटेंट है, वो जो भी लिक्विड देने के कारण क्या होगा दोस्तों, और ज्यादा बढ़ जाएगा। और ज्यादा बढ़ेगा तो वही बात हो गई ना, वो क्या करेगा दोस्तों, रिफ्लैक्स कोज करेगा। इसलिए फ्लूइड इनटेक विद मील्स कभी भी नहीं करते हम एडवाइस। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्या दे रखा है, वियर एन एब्डोमिनल बाइंडर और गिर्डल, वही बात हो गई जो मैंने आपको बताया था ना, रेस्ट्रिक्टेड जो क्लोथिंग होती है दोस्तों, एब्डोमिनल बाइंडर मतलब यहाँ पर बांधते हैं ना, पेट के ऊपर बांधते हैं,
ये होते हैं बाइंडर और ग्रिडल, ये नहीं करेंगे, यूज नहीं करते हैं। क्यों दोस्तों? क्योंकि ये भी इंट्राएब्डोमिनल प्रेशर को बढ़ाती हैं और इससे होता है। लेकिन यहाँ पर वियर करने के लिए कह रहा है, यूज करने के लिए नहीं करा, इसलिए हम इसे भी इंक्लूड नहीं करेंगे। तो क्या क्या चीजें इंक्लूड करेंगे? हम इंक्लूड करेंगे, अवॉइड करेंगे हम हैवी लिफ्टिंग को, हम अवॉइड करेंगे किसको? ड्रिंकिंग एल्कोहल को, हम क्या करेंगे दोस्तों? ईट करेंगे स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स को, और ये दोनों चीजें तो हम करेंगे नहीं, तो ये 3 करते हैं। देखो लिखो इसमें, जीआरडी के क्लाइंट को, जीईआरडी के पेशेंट को निम्न सलाह दी जाती है, निम्न सलाह दी जाती है। इसमें लिख लो, पहला हैवी लिफ्टिंग को अवॉइड करें, हैवी लिफ्टिंग को अवॉइड करें। दूसरा लिख लो, अल्कोहल ना पिए, अल्कोहल ड्रिंकिंग ना करें। और तीसरा लिखो आप इसमें, स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट डाइट खाए। अब थोड़ा थोड़ा कई बार, स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट डाइट खाए, थोड़ा थोड़ा कई बार खाए। कैसी डाइट खाए? लो फैट एंड हाई फाइबर डाइट खाए, लो फैट एंड हाई फाइबर, थोड़ा थोड़ा कई बार। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कई सारी चीजें आपको ये क्लियर करेगा आपका, ठीक है, कई सारी चीजें क्या करेगा आपका? क्लियर करेगा ये क्वेश्चन। एक क्लाइंट विद गैस्ट्रिक अल्सर डिजीज, एक क्लाइंट है दोस्तों, गैस्ट्रिक अल्सर डिजीज है, उसे अभी बात करेंगे हम। आस्क द नर्स व्हाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैज प्रेस्क्राइब्ड मेट्रोनिडाजोल, उसको मेट्रोनिडाजोल ड्रग प्रेस्क्राइब की गई है, वो पूछ रहा है कि भाई मेरे को एंटीबायोटिक्स क्यों प्रेस्क्राइब की गई है? भाई मेरे इम्यून रेस्पॉन्स को और ज्यादा बढ़ाएगा, या एंटासिड्स के जो इफेक्ट है उसको खत्म करेगा, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी को जो इन्फेक्शन है उसको ट्रीट करने के लिए दे रहे हो आप, या जो एसिड का जो सीक्रेशन है उसको क्या करेगा? ये कम करेगा। तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। चलो हम बात करते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है। सबसे बात करते हैं हम पेप्टिक अल्सर डिजीज। पेप्टिक अल्सर जो डिजीज जो होती है दोस्तों, इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों कि अल्सरेशन कोज हो जाएगा, अल्सरेशन इन द स्टोमक, इन द ड्यूडिनम एंड इन इसोफेगस इज नोन एज पेप्टिक अल्सर डिजीज। अल्सर इसोफेगस में भी आएगा, ध्यान रखना, बच्चे ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, 2 ही चीजें को इंक्लूड करते हैं। तो लिखो, इट इज द अल्सरेशन ऑफ ड्यूडिनम, मैं जिस सीक्वेंस में लिखा रहा हूं उसी में लिखना, ड्यूडिनम, स्टोमक एंड इसोफेगस। अब मैंने आपको इस सीक्वेंस में लिखा है कि पहले ड्यूडिनम लिखा है, फिर स्टोमक लिखा है, फिर इसोफेगस लिखा है। तो दोस्तों ध्यान रखना, मोस्ट कॉमन जो साइट होती है पेप्टिक अल्सर डिजीज की, दैट इज ड्यूडिनम। मोस्ट कॉमन साइट के बाद दूसरी जो साइट होगी दोस्तों, दैट इज स्टोमक, और सबसे कम किसमें होता है दोस्तों अल्सर? इसोफेगस के अंदर होता है। तो ध्यान रखना कि पेप्टिक अल्सर डिजीज मोस्ट कॉमन किसको अफेक्ट करती है? ड्यूडिनम को करती है, सेकंड नंबर पे स्टोमक को करती है, और थर्ड नंबर पे किसकी करती है दोस्तों? इसोफेगस को करती है। अब हम यहां पर भी बात करेंगे कि भाई ड्यूडिनम भी है, उसका भी कौन सा पार्ट है, या फिर स्टोमक है उसका भी कौन सा पार्ट है, और जो इसोफेगस है उसका भी कौन सा पार्ट है। ऐसा भी क्वेश्चन आपको पूछ लेते हैं दोस्तों कि भाई स्टोमक का कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है, क्योंकि स्टोमक तो पूरा है ना, पूरा स्टोमक ज्यादा इफेक्ट होता है, या ड्यूडिनम का पूरा जो पार्ट है वो इफेक्ट होते हैं, कौन से इफेक्ट होते हैं, या इसोफेगस में कौन सा होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों स्टोमक की। स्टोमक के अंदर जो पार्ट सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है, ये वाला जो कर्वेचर है इसको हम ग्रेटर कर्वेचर के नाम से जानते हैं, और इधर वाला जो कर्वेचर है दोस्तों इसे हम लेसर कर्वेचर के नाम से जानते हैं। तो जो लेसर जो कर्वेचर है ना, वो सबसे ज्यादा इफेक्टेड पार्ट होता है। आपको मैं बता रहा हूं कि आपको कुछ लोगों को डाउट हो रहा होगा, और कुछ बच्चों ने ये सोचा होगा कि भाई इसका जो आंसर होगा जो पाइलोरस आएगा, या पाइलोरिक एंट्रम आएगा, लेकिन इसका जो इसमें चेंज हो चुका है। लेसर कर्वेचर दोस्तों वो मोस्ट कॉमन साइट है इसकी, ध्यान रखना आपको। आप जो पढ़ रहे हो कि भाई पाइलोरस होता है वो नहीं आएगा, इसका आंसर लेसर कर्वेचर आएगा। फिर भी आपके ऑप्शन में अगर नहीं दे रखा है लेसर कर्वेचर, उस कंडीशन के अंदर आप क्या कर सकते हो? पाइलोरिक एंट्रम कर सकते हो। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रख लेना आप, क्योंकि सब बच्चे बुक के अंदर जो पढ़ते हैं ज्यादातर वो पाइलोरस पार्ट पढ़ते हैं या पाइलोरिक एंट्रम, लेसर कर्वेचर बहुत ही कम पढ़ते हैं। तो इसका आंसर लेकिन आएगा लेसर कर्वेचर, ये ध्यान रखना है आपको। इसके बाद दोस्तों ड्यूडिनम की बात करते हैं। ड्यूडिनम के अंदर 4 पार्ट होते हैं दोस्तों। जो ड्यूडिनम है उसके 4 पार्ट पाए जाते हैं आपके। एक जो पार्ट होता है दोस्तों दैट इज सुपीरियर, ये पार्ट सुपीरियर है। इसके बाद ये डिसेंडिंग पार्ट होता है, ये इंफीरियर पार्ट होता है, और इसके बाद ये वाला जो पार्ट है दोस्तों दैट इज असेंडिंग। ये 4 पार्ट होते हैं इसके अंदर, ठीक है। एक सुपीरियर वाला पार्ट, ये वाला पार्ट सुपीरियर हो गया। इसके बाद नीचे की तरफ आ रहा है ये डिसेंडिंग है। इसके बाद ये वाला जो पार्ट है दोस्तों दैट इज इंफीरियर, और इसके बाद ये वाला पार्ट है ये असेंडिंग।
तो सबसे ज्यादा फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम को अफेक्ट करता है। पेप्टिक अल्सर डिजीज सबसे ज्यादा अल्सरेशन कहां होता है दोस्तों? फर्स्ट पार्ट के अंदर होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट पार्ट में, इसमें मतलब कि सुपीरियर पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम भी लिखा हुआ आ सकता है या फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम भी लिखा हुआ आ सकता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि सुपीरियर भी लिखा हुआ सकता है या फिर फर्स्ट पार्ट भी लिखा हुआ सकता है। फर्स्ट पार्ट, सुपीरियर या फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम, इसका क्या आएगा दोस्तों? मोस्ट कॉमन साइट होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद इसोफेगस के अंदर तो लोअर इसोफेजियल पार्ट, लोअर इसोफेगस, लोअर इसोफेगस जो होती है इसमें सबसे ज्यादा क्या होती है? अफेक्टेड होती है। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि मोस्ट कॉमन साइट क्या है? ड्यूडेनम है। फिर इनमें भी साइट में भी, ड्यूडेनम में भी पूछे मोस्ट कॉमन कौन सी है, तो सुपीरियर या फर्स्ट पार्ट है। स्टोमक में पूछे तो लेसर कर्वेचर है, सेकंड नंबर पे पाइलोकेंट्रम आएगा। और इसोफेगस के अंदर पूछे तो लोअर इसोफेगस है, जो कि पूछेगा नहीं, इसोफेगस में नहीं पूछेगा। जो क्वेश्चन मेनली इन दोनों पे आते हैं, और जो ज्यादातर जो पढ़ते हैं ना, वो भी हम क्या पढ़ते हैं दोस्तों? बहुत कम होता है इसोफेगस में, तो ड्यूडेनम और स्टोमक ही पढ़ते हैं हम। ठीक है, स्टोमक हम गैस्ट्रिक अल्सर भी बोलते हैं। इसे हम किस नाम जानते हैं? गैस्ट्रिक अल्सर। ये ड्यूडेनल अल्सर है। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों इसके कोजेज की। तो पहला क्वेश्चन तो यही बनता है दोस्तों, इसका मोस्ट कॉमन कोज क्या होता है? तो एक बैक्टीरिया जो इसका मोस्ट कॉमन कोज होता है, दैट इज हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। लेकिन आपको मान लो दोस्तों ये पूछे कि भाई एक कौन सा बैक्टीरिया और होता है जो ये कोज कर सकता है? मोस्ट कॉमन कोज नहीं है वो, ध्यान रखना। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ, आपको मालूम ये नहीं दे कि भाई हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के अलावा और कोई भी बैक्टीरिया ऐसा होता है क्या जो ये कोज करवा सकता है? तो एक बैक्टीरिया और होता है जो इसको कोज करवाता है। मोस्ट कॉमन कोज इसका क्या आएगा? हमेशा हेलिकोबैक्टर पाइलोरी आएगा। एक बैक्टीरिया होता है कैम्पाइलोबैक्टर पाइलोरी, कैम्पाइलोबैक्टर पाइलोरी। ये भी क्या कोज करवा सकता है दोस्तों? ये कोज करवा सकता है। इसके अलावा दोस्तों एल्कोहल, वो वाले तो इसमें आएंगे। स्मोकिंग, एल्कोहल, स्मोकिंग, स्ट्रेस, स्टीरोइड, स्टीरोइड एंड सिंड्रोम, एंड सिंड्रोम। बस याद हो जाएंगे अब आपको सारे। देखो एक एल्कोहल तो याद करना है ना, स्मोकिंग एस, स्ट्रेस एस, स्टीरोइड एस, और जो सिंड्रोम है दोस्तों वो भी क्या है? एस है। ठीक है, तो स्मोकिंग के कारण भी एचसीएल का सीक्रेशन बढ़ता है, स्ट्रेस के कारण भी बढ़ता है, स्टीरॉयड के कारण क्या होता है? प्रोस्टाग्लैंडिन का सीक्रेशन कम हो जाता है, जिससे अल्सरेशन के चांसेस क्या हो जाते हैं दोस्तों? बढ़ जाते हैं। तो मेनली ये अल्सरेशन गैस्ट्रिक म्यूकोसा के अंदर होता है। ठीक है, जो इंटेस्टाइनल की जो लाइनिंग होती है ना दोस्तों, तो इंटेस्टाइन के अंदर जो भी लाइनिंग हम पढ़ते हैं ना, उसमें 4 प्रकार की लाइनिंग होती है। तो सबसे अंदर की तरफ जो, जैसे इसको कट करूं तो 4 लाइनिंग पाई जाएंगे इसके अंदर। सबसे पहले जैसे म्यूकोसा पाया जाएगा, यहाँ पर क्या पाई जाती है? म्यूकोसा, फिर सब म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, फिर मसल लेयर होती है, और फिर क्या होती है? सिरोसा होती है। तो ये वाली जो लेयर है दोस्तों, इसमें ज्यादातर क्या होता है? अल्सरेशन होता है। तो म्यूकोसा के अंदर मेनली क्या देखने को मिलता है? अल्सरेशन देखने को मिलता है। किसमें? आपकी पेप्टिक अल्सर डिजीज में। ठीक है, पेप्टिक अल्सर डिजीज में, पीयूडी में। अब इसमें देखो एल्कोहल हो गया, स्मोकिंग हो गया, स्ट्रेस। स्टीरॉयड में क्या होता है दोस्तों कि प्रोस्टाग्लैंडिन जरूरी होते हैं गैस्ट्रिक लाइनिंग के लिए, हेल्प करते हैं ये। लेकिन इसमें क्या होता है दोस्तों? स्टीरॉयड देने के कारण प्रोस्टाग्लैंडिन के सीक्रेशन को कम कर देता है ये। ठीक है, तो इससे क्या होगा? गैस्ट्रिक लाइनिंग नॉर्मल नहीं रह पाएगी, तो उसका डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। एक है सिंड्रोम। तो इसके अंदर एक सिंड्रोम होता है दोस्तों जिसके कारण ये देखने को मिलता है पेप्टिक अल्सर डिजीज, दैट इज जेड सिंड्रोम, जोलिंगर इलीसन सिंड्रोम। जोलिंगर इलीसन सिंड्रोम के कारण भी होता है, जोलिंगर इलीसन सिंड्रोम। अब जोलिंगर इलीसन जो सिंड्रोम है दोस्तों, उसके अंदर सिंपल सा याद रखना है कि गैस्ट्रीन का सीक्रेशन ज्यादा होने लग जाता है। ट्यूमर है वैसे ये, ठीक है, गैस्ट्रीन का सीक्रेशन ज्यादा होने लग जाता है ट्यूमर फॉर्मेशन के कारण। और इसके कारण क्या होगा दोस्तों? एचसीएल का सीक्रेशन भी क्या हो जाता है दोस्तों? बढ़ जाता है। ठीक है, एचसीएल का सीक्रेशन क्या हो जाता है दोस्तों? बढ़ जाता है। तो इसके कारण क्या होता है दोस्तों? अल्सरेशन कोज होते हैं। तो इसके जो कोजेज हमने क्या पढ़ा? मोस्ट कॉमन कोज याद रखना है आपको, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी है। कैम्पाइलोबैक्टर सेकंड नंबर पे भी नहीं आता, मैं ये नहीं कह रहा कि सेकंड नंबर पे आप ये पढ़ो, बस आपको मोस्ट कॉमन याद रखना है। मैं ये बता रहा हूँ और कोई बैक्टीरिया आपसे पूछे तो इसके अलावा क्या हो सकता है? दैट इज कैम्पाइलोबैक्टर पाइलोरी। एक बैक्टीरिया और होता है कैम्पाइलोबैक्टर जेजुनी, लेकिन वो यहाँ नहीं आएगा ना, इसके नाम से बता रहा हूँ। इसके अलावा एल्कोहल होता है, स्मोकिंग होता है, स्ट्रेस होता है, स्टीरॉयड होते हैं, और सिंड्रोम। सिंड्रोम है जोलिंगर इलीसन सिंड्रोम, जिसके अंदर गैस्ट्रीन का सीक्रेशन ज्यादा होगा, जिससे एचसीएल का सीक्रेशन ज्यादा होता है, और जिसके कारण अल्सरेशन होगा। अब 2 क्वेश्चन आते हैं डायरेक्टली आपसे पूछ सकता है कि भाई पेप्टिक अल्सर डिजीज अगर हेड इंजरी में हो तो इसे क्या कहेंगे? ठीक है, हेड इंजरी के कारण कई बार पेशेंट को क्या होता है? पेप्टिक अल्सर डिजीज होता है। उसका नाम है दोस्तों, इसे हम क्यूसिंग अल्सर के नाम से जानते हैं। इसे हम किस नाम से जानते हैं? क्यूसिंग अल्सर, क्यूसिंग अल्सर। और एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों आपका कि पेप्टिक अल्सर इन बर्न, बर्न डिजीज के अंदर भी पेप्टिक अल्सर बन जाता है, तो इसे हम किस नाम जानते हैं? इसे हम बर्लिंग अल्सर, सॉरी कर्लिंग अल्सर के नाम से जानते हैं। बर्लिंग नहीं, कर्लिंग।
इसे हम किस नाम जानते हैं दोस्तों, कर्लिंग अल्सर के नाम जानते हैं। दोनों ही क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ध्यान रखना, दोनों ही क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं ये, कि भाई क्यूसिंग अल्सर किसको कहते हैं और कर्लिंग अल्सर किसको कहते हैं। तो क्यूसिंग अल्सर में हेड इंजरी याद रखना है, और यहां पर क्या याद रखना है आपको, बर्न याद रखना है बस। इसके बाद मैं आपको ना डिफरेंस पढ़ाऊंगा, और ये डिफरेंस आपको हर चीज को क्लियर कर देंगे। जो भी डिफरेंसेस जो हम पढ़ेंगे, तो ये पूरा आपका गैस्ट्रिक अल्सर और जो ड्यूडिनल जो अल्सर के जो डिफरेंसेस हैं दोस्तों, ये आपको पूरी डिजीज को क्या कर देंगे, क्लियर कर देंगे आपको कैसे पढ़ो। इंसिडेंस मैंने आपको अभी बताया कि भाई मोस्ट कॉमन किसको अफेक्ट करता है, डेफिनेशन में मैंने कैसे लिखाया था आपको, ड्यूडिनम, स्टोमक या गैस्ट्रिक और इसोफेगस। तो गैस्ट्रिक इंसिडेंस कैसे पाया जाएगा, मोर पाया जाएगा, लेस, सिंपल सी बात है भाई, इसका लेस पाया जाएगा, इसका क्या पाया जाएगा दोस्तों, मोर पाया जाएगा, इसका इंसिडेंस मोर होगा। एज, ध्यान रखना गैस्ट्रिक अल्सर जो है ना दोस्तों, एल्डरली लोगों में ज्यादा होता है, ठीक है, बूढ़े लोगों के अंदर ज्यादा होता है ये, और ये दोस्तों किस में होता है, यंग में ज्यादा होता है, यंग लोगों के अंदर क्या होता है दोस्तों, ये ज्यादा होता है। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, ये गरीब लोगों में ज्यादा होता है, पुअर के अंदर ज्यादा होता है। ड्यूडिनल अल्सर रिच लोगों के अंदर ज्यादा होता है, रिच जो लोग हैं, अमीर जो लोग हैं, उनके अंदर ज्यादा देखने को मिलता है। इसके बाद में दोस्तों ट्यूमर लिख दिया यार, साइज ऑफ अल्सर लिखो यहाँ पे, साइज ऑफ अल्सर। अल्सर जो बनता है ना, गैस्ट्रिक अल्सर में लार्ज बनता है, जबकि ड्यूडिनल अल्सर के अंदर क्या बनता है दोस्तों, स्मॉल बनता है। क्या बनता है, स्मॉल बनता है। अब पैथोजेनेसिस जो है ना, इसका रीजन क्या होता है वो जानकर आपको अचंभा होगा कि गैस्ट्रिक अल्सर का कारण जो है ना, मेनली एचसीएल का सीक्रेशन नहीं है दोस्तों ज्यादा होना, जबकि ड्यूडिनल अल्सर का जो रीजन होता है दोस्तों, क्या होता है कि एचसीएल सीक्रेशन होने के कारण जो स्टोमक का एचसीएल वो कहां पहुंच जाता है, ड्यूडिनम में पहुंच जाता है, और ड्यूडिनम के अंदर जाकर वो अल्सर क्या कोज करवाता है दोस्तों, जो एचसीएल वो क्या कोज करवाता है, अल्सर कोज करवाता है। बट यहां पर गैस्ट्रिक अल्सर के कारण खुद एचसीएल नहीं है मेनली, ठीक है, मतलब कुछ केसेस में हो सकता है बट मेनली नहीं है। मेन क्या होता है दोस्तों, ब्रेकडाउन ऑफ द गैस्ट्रिक एसिड म्यूकस बैरियर, गैस्ट्रिक एसिड म्यूकस बैरियर। एक्चुअली में क्या होता है दोस्तों, स्टोमक है, सोचो आप कि स्टोमक की जो लाइनिंग है ना दोस्तों, सोचो कि वो एचसीएल के द्वारा डैमेज क्यों नहीं होती है। भाई एचसीएल एसिड है, इसको डैमेज करना चाहिए, लेकिन ये डायरेक्टली इसको क्या नहीं करती, डैमेज नहीं करती, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर बैरियर सिस्टम पाया जाता है कि जो एचसीएल डायरेक्टली सेल्स को क्या नहीं करता, डैमेज नहीं करता। चाहे वो कोटिंग ऐसी हो, म्यूकस की कोटिंग पाई जाती है, तो उसको क्या करता है, रोकता है। लेकिन ये जो बैरियर जो बना हुआ है वो उसको क्या होने लग जाए दोस्तों, डैमेज होने लग जाए, उसका ब्रेकडाउन हो जाए या डैमेज हो जाए, तो वो डैमेज होगा तो बैरियर नहीं रहेगा, और वो एचसीएल फिर क्या कोज करवाएगा दोस्तों, उसके ब्रेक डाउन होने के कारण क्या होगा दोस्तों, अल्सर होगा। एचसीएल एंटर करेगा फिर अल्सर कोज करेगा, डायरेक्टली पहला रीजन एचसीएल नहीं है। लेकिन यहां पर क्या है दोस्तों, एचसीएल जो सीक्रेशन है दोस्तों, वो इसका क्या होगा, रीजन होगा। एचसीएल सीक्रेशन क्या होगा, रीजन होगा। यही रीजन है कि आप जब पढ़ोगे कि एचसीएल का सीक्रेशन गैस्ट्रिक अल्सर के अंदर है ना दोस्तों, नॉर्मल देखने को मिलता है, या कुछ कंडीशन के अंदर ये आपको लो भी मिल सकता है, जबकि ड्यूडिनल अल्सर जो होता है ना, उसके अंदर एचसीएल का सीक्रेशन क्या होता है, ज्यादा होता है। अब एचसीएल का सीक्रेशन ज्यादा होगा तो वो स्टोमक से कहां एंटर करेगा दोस्तों, ज्यादा होगा तो वो ड्यूडिनम में एंटर करता है, ड्यूडिनम के अंदर एंटर कर सकता है वो। अब वो ड्यूडिनम के अंदर जब जाएगा दोस्तों, तो उसके कारण क्या हो सकता है, ड्यूडिनल अल्सर हो सकता है। तो यहां पर एचसीएल का सीक्रेशन ज्यादा देखने को मिलता है। अब क्वेश्चन आता है रीजन ऑफ पेन, ध्यान रखना दोनों के अंदर लेफ्ट एपिगैस्ट्रिक रीजन, और यहां पर आएगा दोस्तों मिड एपिगैस्ट्रिक रीजन, मिड एपिगैस्ट्रिक रीजन। लेकिन अगर आपको ऑप्शन में लेफ्ट एपिगैस्ट्रिक रीजन नहीं मिले, तब आप लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन करोगे, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम। ठीक है, तब आप क्या करोगे, देखो आपने पढ़ा होगा तो कि सबने पढ़ा हुआ होता है, एब्डोमिनल जो कैविटी उसको हम 9 भागों में बांटते हैं, ये आपने पढ़ा हुआ होगा अच्छे से, शायद ऐसा कुछ क्वेश्चन आपकी बार आया भी था नोट सेट में। ठीक है, ये वाला पार्ट क्या हो गया दोस्तों, आपका अम्लाइकस हो गया, अम्लिकल रीजन हो गया, ये अम्लाइकल रीजन है आपका, ये इनग्वाइनल रीजन है, ये आपका एपिगैस्ट्रिक या हाइपोगैस्ट्रिक लिखो, इसको इनग्वाइनल लिखो, यहाँ पे लिखो आप हाइपोगैस्ट्रिक लिखो, ये हाइपोगैस्ट्रिक रीजन है, ये आपका एपिगैस्ट्रिक रीजन है, एपिगैस्ट्रिक, ये आपका राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन है, राइट हाइपोकॉन्ड्रिक, हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन है, ये लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन है, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक।
ये राइट लंबर रीजन है, क्योंकि यहाँ लगभग अम्बलिका से इधर की साइड लंबर वर्टिब्रा है, तो राइट लंबर रीजन हो गया ये लेफ्ट लंबर रीजन है। यहाँ पे राइट इनग्वाइनल रीजन है और ये लेफ्ट इनग्वाइनल रीजन है, लेफ्ट इनग्वाइनल रीजन है। ठीक है, तो ये तो पढ़ते हैं हम। तो मेनली जो पेन है ना दोस्तों, वो किस में देखने को मिलेगा? एपिगैस्ट्रिक रीजन में देखने को मिलता है। ठीक है, एपिगैस्ट्रिक रीजन के अंदर पेन देखने को मिलता है। अब ये एपिगैस्ट्रिक रीजन है, इसमें मिड एपिगैस्ट्रिक हो सकता है या फिर लेफ्ट हो सकता है। लेकिन अगर आपको ऑप्शन में एपिगैस्ट्रिक पेन दे ही नहीं, तो फिर आप क्या करके आओगे? लेफ्ट हाइपोकोंड्री करके आओगे। बट मोस्ट जो प्रायोरिटी है वो आप किसको दोगे दोस्तों? लेफ्ट एपिगैस्ट्रिक रीजन को दोगे। और मिड एपिगैस्ट्रिक दोगे किसमें? ड्यूडेनल अल्सर के अंदर। तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये रीजन है, ये याद होनी चाहिए आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी डिजीज पढ़ रहे हो, अगर उसका आप पेन पढ़ रहे हो ना, रीजन ऑफ पेन या साइट ऑफ पेन पढ़ रहे हो, और अगर आपने ये नहीं पढ़ा तो फिर इसका कोई फायदा नहीं है। आपको समझ में नहीं आएगा कि पेन हो कहाँ रहा है। उसमें लिखा हुआ रहेगा राइट हाइपोकोंड्रिक रीजन, आपको पता है ही नहीं कि राइट हाइपोकोंड्रिक रीजन है कहाँ, तो वो भी समझना जरूरी होता है आपके लिए। इसके बाद दोस्तों एपेटाइट। गैस्ट्रिक अल्सर के अंदर जो एपेटाइट है दोस्तों क्या हो जाती है? कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। जबकि ड्यूडेनल अल्सर के अंदर क्या होगी? एपेटाइट ज्यादा होगी। अब एपेटाइट कम होगी, एनोरेक्सिया हो गया। अब एनोरेक्सिया होगा तो क्या होगा दोस्तों? फूड कंजप्शन नहीं कर पाएगा, वो फूड नहीं लेगा। ठीक है, और उसका फूड लेने के कारण पेन भी होता है, ये भी आप देखोगे। अब दोनों चीजों के कारण क्या होगा दोस्तों? उस पर्सन के अंदर वेट लॉस देखने को मिलेगा। यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा? उसके अंदर वेट लॉस देखने को मिलेगा। जबकि ड्यूडेनल अल्सर के अंदर क्या होगा दोस्तों? उसकी एपेटाइट बढ़ जाती है। उसका रीजन ये भी होता है कि जैसे ही वो फूड को कंज्यूम करता है, तो फूड के कंज्यूम करने के कारण उसको ऐसी फीलिंग आती है दोस्तों कि अगर वो कुछ चीज खाएगा ना, उसको पेन होगा, 2 से 3 घंटे के बाद पेन होगा। जैसे उसने खाना खाया, ड्यूडेनल अल्सर में 2 से 3 घंटे के बाद उसको पेन होता है, सडन नहीं होता है। जबकि गैस्ट्रिक अल्सर में सडन होता है। यहां पर मैं इसकी बात भी करूंगा, आपको अभी बता दूंगा। लेकिन ड्यूडेनल अल्सर में क्या होगा दोस्तों? उसका पेन रिलीव कब होगा? उसका पेन रिलीव तब होगा वो कुछ खाएगा। ठीक है, तो जैसे ही वो कुछ खाएगा दोस्तों, तो खाने से क्या होगा? उसका पेन रिलीव हो जाएगा। इसलिए पर्सन को जैसे ही पेन होगा फिर खाएगा, पेन होगा फिर खाएगा, पेन होगा फिर खाएगा, और उसको एनोरेक्सिया भी नहीं है। तो ये दोनों चीजें क्या कोज करवाती हैं दोस्तों? उसका वेट गेन भी हो सकता है, ध्यान रखना है। ऐसे पेशेंट के अंदर वेट गेन भी देखने को मिल सकता है, वेट गेन भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, मैंने वो लिख रखा है कि पेन का करेक्टरिस्टिक्स, यहाँ नहीं लिखा साइड में, हाँ ये रहा इधर, पेन रिलीव्ड बाई, पेन रिलीव्ड बाई। तो पेन रिलीव्ड बाई, ध्यान ना, गैस्ट्रिक अल्सर में जब पेशेंट को वॉमिटिंग हो जाती है ना, उसके बाद पेन क्या हो जाता है दोस्तों? रिलीव हो जाता है। जबकि इसमें कुछ खाने के बाद जैसे उसको पेन होगा आफ्टर ईटिंग, तो उसको क्या हो जाता है दोस्तों? पेन रिलीव हो जाता है। गैस्ट्रिक अल्सर के अंदर जैसे वो कुछ खाता है ना, तभी उसको क्या होने लग जाता है? पेन होने लग जाता है। ये भी लिख लेना कहीं पे। और इसके अंदर पेन होने में थोड़ा टाइम लगता है। ड्यूडेनल अल्सर में 2 से 3 घंटे का बाद पेन होता है। अब फिर जैसे ही पेन हुआ फिर खा लेगा वो। क्यों? उसका पेन तभी आराम आता है जब वो कुछ खाता है। ठीक है, और इसमें खाने से पेन बढ़ता है, जैसे वो खाएगा और बढ़ जाएगा। इसमें वॉमिटिंग हो जाएगी तो पेन सही हो जाता है उसका। और इसके अंदर क्या होगा? कुछ खाएगा ना तब आराम आएगा, कुछ खाएगा तो उसका वेट क्या होगा दोस्तों? गेन होगा। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन, ये दोनों जो क्वेश्चन है ना, ये ध्यान रखना आपको। पेन में इधर लिखवा देता हूं मैं, ये इधर ही लिख लो कि आफ्टर ईटिंग, जैसे ही वो खाएगा तो पेन जो होगा वो और बढ़ेगा। लेकिन इसमें जो पेन है वो 2 से 3 घंटे के बाद होता है, आफ्टर ईटिंग, कुछ खाने के बाद। और जैसे ही पेन होगा फिर दोबारा से खा लेगा। अब आप 2 से 3 घंटे के बाद, अरे भाई डायरेक्टली तो ड्यूडेनम में फूड नहीं पहुंचेगा ना। और किसी को भी अल्सर है, आप इसको रटने की जरूरत ही नहीं है। आपने खाया, पहले स्टोमक में जाएगा फिर ड्यूडेनम में पहुंचेगा। अब ऐसे तो नहीं डायरेक्टली ड्यूडेनम में चला गया। अब गैस्ट्रिक तो है दोस्तों, माउथ के बाद डायरेक्टली बोलस जो है वो किस में जाएगा? स्टोमक में जाएगा। और स्टोमक से जो कंटेंट जाता है उसे हम काइम कहते हैं। ठीक है, तो ड्यूडेनम में पहुंचने में टाइम लगता है, इसलिए वहां पर पेन बाद में होगा। जबकि गैस्ट्रिक में जब पहुंच रहे तो पेन खाने के जस्ट बाद हो जाता है। तो इसलिए आप ये भी तरीके से समझ सकते हो इसको। खाने से पेन कम क्यों हो जाता है ड्यूडेनल अल्सर में? क्योंकि जैसे वो कुछ खाता है ना, तो खाने से बाद क्या होगा? जो HCl जो है, जो स्टोमक का जो उसको परेशान कर रहा था, किसको? ड्यूडेनम को, वो किस में व्यस्त हो जाएगा? खाने के अंदर व्यस्त हो जाएगा। मतलब उसके डाइजेशन में क्या हो जाता है? यूज होने लग जाता है। क्योंकि एम्प्टी स्टोमक रहेगा तो दिक्कत होगा। जैसे कुछ होगा तो वो एसिड जो है वो ड्यूडेनम को छोड़कर मेनली किस पे फोकस करेगा? फूड के ऊपर फोकस करेगा और उसका डाइजेशन करने लग जाता है। तो इसलिए वहां पर खाने के बाद क्या हो जाता है दोस्तों? पेन रिलीव हो जाता है। इसके बाद इसकी डायग्नोस्टिक जो इवाल्युएशन है दोस्तों, इसके अंदर क्या करते हैं हम? एंडोस्कोपी करते हैं।
एंडोस्कोपी करेंगे, सीबीसी टेस्ट करवाएंगे क्योंकि कोई भी प्रकार का अगर हेलिकोबैक्टर पायलोरी कोई भी इन्फेक्शन है तो उसके अंदर जो WBC काउंट है वो क्या देखने को बढ़ी हुई देखने को मिलेगी, तो वो भी करवाते हैं। एक टेस्ट और पूछते हैं दोस्तों ज़्यादातर, भाई यूरिया ब्रीथ टेस्ट किस में किया जाता है, बस थोड़ा सा याद रख लेना कि भाई यूरिया ब्रीथ टेस्ट भी इसमें किया जाता है। यूरिया ब्रीथ टेस्ट के अंदर क्या होता है दोस्तों कि कुछ कार्बोनेटेड कैप्सूल होते हैं, वो देते हैं उसको खाने को, हम कार्बोनेटेड कैप्सूल खाने को देते हैं। अब ये कार्बोनेटेड जो कैप्सूल है जैसे वो खाता है उसके बाद में उसकी ब्रीथ लेते हैं, उसकी ब्रीथ जो है दोस्तों उसको असेस करते हैं। अगर उस ब्रीथ के अंदर उसका जो सैंपल लेते हैं ब्रीथ का, और ब्रीथ जो है सांस ले रहा है उसका, और उसको असेस करते हैं कि उसके अंदर क्या नहीं है, यूरिया है क्या। अगर यूरिया प्रेजेंट है तो वो शो करता है कि उसके अंदर क्या है, हेलिकोबैक्टर पायलोरी का इन्फेक्शन है। अगर यूरिया प्रेजेंट है तो ये दिखाता है कि उसको क्या है दोस्तों, हेलिकोबैक्टर पायलोरी का इन्फेक्शन है। इसलिए यूरिया ब्रीथ टेस्ट थोड़ा सा ध्यान रख लेना बस। इसके बाद मेडिकल मैनेजमेंट है, लगभग कई सारी चीजें इसकी दोस्तों GERD की जैसी ही आएंगी, इसलिए आपको इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत है नहीं। जैसे इसके अंदर हम PPI भी यूज करेंगे। इसके अलावा दोस्तों हम क्या यूज करेंगे इसके अंदर, PPI के अलावा हमने PPI यूज की, H2R एंटागोनिस्ट भी देते हैं, H2R एंटागोनिस्ट है वो भी देते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम एंटासिड्स भी देते हैं, एंटासिड्स भी देते हैं, एंटी इमेटिक एजेंट भी देते हैं, मतलब वोमिटिंग को रोकने वाले एजेंट, एंटी इमेटिक जो ड्रग्स हैं वो भी प्रोवाइड करते हैं। और एक पांचवी चीज इसके अंदर जो अलग आएगी ना, जो आपको याद रखनी है, दैट इज एंटीबायोटिक। क्या देते हैं, एंटीबायोटिक्स देते हैं, एंटीबायोटिक्स देते हैं। इस पेशेंट को क्या देते हैं दोस्तों, एंटीबायोटिक्स देते हैं। अब एंटीबायोटिक्स में उसको एक पैक देंगे हम, उसको हम क्या देंगे, एक पैक देंगे। और पैक लेने के बाद वो कहाँ पहुंच जाता है, मेट्रो में पहुंच जाता है वो। जैसे वो पैक लेता है तो पैक पिया, खत्म किया अपना पैक, और फिर कहाँ पहुंच जाता है वो, मेट्रो में पहुंच जाता है। ठीक है, कौन सी देते हैं देखो, इसके अंदर दो थेरेपी यूज करते हैं हम। फर्स्ट वन इज ट्रिपल थेरेपी एंड सेकंड वन इज क्वाड्रिपल थेरेपी। क्वाड्रिपल थेरेपी। ट्रिपल थेरेपी का मतलब होता है 3 ड्रग देंगे। तो एक देते हैं हम इसमें क्लेरिथ्रोमाइसिन, एक इसके अंदर हम देते हैं पैक का मतलब क्या हो गया दोस्तों, प्रोटोन पंप इनहिबिटर, जो हमने बात की थी ना पेंटोप्राजोल की, लैंसोप्राजोल, रेबिप्राजोल, इसोमेप्राजोल, तो ये सब क्या है दोस्तों, PPI है, ये ड्रग यूज करते हैं। एक इसके अंदर हम यूज करते हैं एमोक्सिक्लेव। ठीक है, ऑगमेंटिंग जो आता है उसमें आता है ना एमोक्सिक्लेव एंड पोटेशियम क्लेविनेट, एमोक्सिसिलिन आता है। ठीक है, तो एमोक्सिसिलिन यूज करते हैं। सिलिन ही लिख लो, क्लेव क्यों लिखते हो, पूरा ही लिखो, एमोक्सिसिलिन ये यूज करते हैं। एक क्लेरिथ्रोमाइसिन, तो पैक दे दिया। अब पैक से देने के बाद कहते हैं वहां चले जाओ, तो उसको पहले तो पैक दिया था हमने, और फिर हमने क्या दे दिया, मेट्रोनिडाजोल दे दिया। तो इसमें 3 ड्रग ये तो देंगे ही, साथ में अगर आराम नहीं आ रहा दोस्तों, 7 दिन तक यूज कर लिया फिर भी नहीं आ रहा, तो फिर हम क्या दे देते हैं दोस्तों, मेट्रोनिडाजोल दे देते हैं। क्या देते हैं, मेट्रोनिडाजोल दे देते हैं। बस यही याद रखना है भाई। और किसके ट्रीटमेंट के लिए दे रहे हैं, दोनों के दोनों हेलिकोबैक्टर पायलोरी के लिए दे रहे हैं हम। किसके लिए दे रहे हैं, हेलिकोबैक्टर पायलोरी ट्रीटमेंट के लिए दे रहे हैं। तो ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना है। इसके बाद में दोस्तों इसके कॉम्प्लिकेशंस में भी आप लिख सकते हो, कैसे पेशेंट को अंदर हेमरेज देखने को मिलता है, परफोरेशन देखने को मिलता है, परफोरेशन PPH देखने को मिलता है। इनमें क्या देखने को मिलता है, PPH। पोस्टमार्टम हेमरेज नहीं बोल रहा हूं मैं, कहीं आप पोस्टमार्टम हेमरेज समझो। एक तो देखने को मिलता है इसके अंदर परफोरेशन, इस डिजीज के अंदर परफोरेट हो जाएगा, अगर और ज्यादा एंटर करेगा तो अंदर की तरफ, जैसे म्यूकोसा को डैमेज करा शुरू में, तो म्यूकोसा सम म्यूकोसा में जाएगा, फिर मसल लेयर पे जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा, परफोरेशन कहलाएगा। एक ज्यादा वो करेगा तो पाइलोरिक ऑब्स्ट्रक्शन कोज कर सकता है, ये पाइलोरिक ऑब्स्ट्रक्शन। पाइलोरिक जो ऑब्स्ट्रक्शन है दोस्तों वो भी क्या कर सकता है, कोज सकता है। और ब्लीडिंग जब होगी तो हेमरेज कोज कर सकता है। क्या कोज कर सकता है, हेमरेज। अब इसमें भी एक चीज ध्यान रखना भाई, गैस्ट्रिक अल्सर के अंदर क्या देखने को मिलेगा, वोमिटिंग देखने को मिलेगा, या ये दोनों छोड़ दिया मैंने। देखो इसके अंदर ब्लड ग्रुप जो है दोस्तों वो मेनली A ब्लड ग्रुप होता है, और इसके अंदर मेनली कौन सा ब्लड ग्रुप होता है दोस्तों, O ब्लड ग्रुप होता है। तो A और O याद रखना, मतलब A ब्लड ग्रुप वालों के अंदर ज्यादातर गैस्ट्रिक अल्सर देखने को मिला है, और O ब्लड ग्रुप वालों के अंदर ज्यादातर क्या देखने को मिला है, ड्यूडेनल अल्सर देखने को मिला है। अब मेलिना और हिमेटिमेसिस की अगर हम बात करें दोस्तों, तो सीधी बात बताओ भाई, स्टोमक का कंटेंट कहाँ आएगा, इधर की साइड बाहर आएगा। तो गैस्ट्रिक अल्सर के अंदर वोमिटिंग देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी, वोमिटिंग।
जबकि हिमेटिमेसिस के अंदर क्या देखने को मिलेगा दोस्तों, आपको मेलेना देखने को मिलेगा, स्टूल के द्वारा ब्लड आएगा। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना कि वोमिटिंग और इसमें मेलेना, ये भी थोड़ा सा आपको फोकस करना है। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है दोस्तों, इसके अंदर सर्जिकल मैनेजमेंट और बता देता हूं आपको। अगर हम सर्जिकल मैनेजमेंट की बात करें तो सर्जिकल मैनेजमेंट में कई सारी सर्जरीज करते हैं, मैंने इनके बारे में एक बार बात कर भी चुके हैं हम। टोटल गैस्ट्रेक्टोमी कर सकते हैं, कुछ अगर ज्यादा ही सीवियर हो जाएगा तो पूरा जो स्टोमक है दोस्तों उसको हम क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। और ईसोफेगस को हम किससे जोड़ देते हैं, इसको हम बोलेंगे ईसोफेगो ड्यूडेनोस्टोमी। ड्यूडेनोस्टोमी, ईसोफेगस को डायरेक्टली ड्यूडेनम से जोड़ देते हैं, या फिर ड्यूडेनम को भी कट कर देते हैं। और अगर ड्यूडेनम को कट किया तो ये क्या कहलाएगा, ईसोफेजो जेजुनोस्टोमी कहलाएगा, जेजुनोस्टोमी। ड्यूडेनम को और अगर स्टोमक को पूरे को रिमूव कर दें तो ईसोफेगस को फिर डायरेक्टली जेजुनम से जोड़ देते हैं, तो ईसोफेजो जेजुनोस्टोमी भी कर सकते हैं। या फिर दोस्तों हम क्या करते हैं, बिल रोथ फर्स्ट प्रोसीजर करते हैं, बिल रोथ फर्स्ट प्रोसीजर, या फिर बिल रोथ सेकंड प्रोसीजर भी कर सकते हैं, बिल रोथ सेकंड प्रोसीजर भी। अब इनके बारे में आपको बता चुका हूं। इसके अंदर क्या करेंगे दोस्तों कि स्टोमक के कुछ कंटेंट को, कुछ पार्ट को क्या करते हैं हम, रिमूव करते हैं, तो फिर उसको क्या कर देते हैं, ड्यूडेनम से जोड़ देते हैं। तो क्या कहलाएगा, गैस्ट्रो ड्यूडेनोस्टोमी, गैस्ट्रो ड्यूडेनोस्टोमी कहलाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो स्टोमक के कुछ पार्ट को कट करके और अगर उसको हम ड्यूडेनम से जोड़ दें तो क्या कहलाएगा, गैस्ट्रो ड्यूडेनोस्टोमी कहलाएगा। लेकिन स्टोमक के साथ में ड्यूडेनम के भी कुछ पार्ट को कट कर दें, मतलब ड्यूडेनम को हटा दें पूरे को और स्टोमक के कुछ पार्ट को कट कर दें और उसको जेजुनम से जोड़ दें, तभी क्या कहलाएगा, गैस्ट्रो जेजुनोस्टोमी कहलाएगा, जेजुनोस्टोमी। तो इसमें क्या करते हैं, पार्शियल गैस्ट्रिक पार्ट को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, मतलब स्टोमक के कुछ पार्ट को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, जो लोअर पार्ट है उसको रिमूव करते हैं। और यहां पर पार्शियल स्टोमक को रिमूव करते हैं और साथ में किसको रिमूव करते हैं दोस्तों, आपके ड्यूडेनम को भी रिमूव कर देते हैं। तो ये बिल रोथ सेकंड प्रोसीजर कहलाता है। जबकि टोटल गैस्ट्रेक्टोमी में एंटायर स्टोमक को करते हैं, एंटायर स्टोमक को करेंगे। अगर ड्यूडेनम को नहीं कर रहे तो ईसोफेजो ड्यूडेनोस्टोमी, और अगर ड्यूडेनम को भी साथ में काट देंगे तो ईसोफेजो जेजुनोस्टोमी कहलाएगा। इसके अलावा दो प्रोसीजर इसमें और करते हैं, दो प्रोसीजर और करते हैं इसके अंदर। एक जो प्रोसीजर है दोस्तों दैट इज वेजोटोमी। वेगस जो नर्व होती है ना दोस्तों, वो क्या करती है, एचसीएल की सीक्रेशन को बढ़ाती है। तो वेगस नर्व को वो पार्ट, पूरे वेगस नर्व को कट नहीं करेंगे, वेगस नर्व को वो पार्ट जो कि स्टोमक को क्या कर रहा है दोस्तों, सप्लाई कर रहा है, उसको क्या कर देते हैं हम, कट कर देते हैं। तो इसे हम किस नाम जानते हैं, वेगोटोमी कहते हैं। ठीक है, तो डिवीजन कट, मतलब जहां पर स्टोमक को वो हो रहा है, तो डिवीजन कट ऑफ वेगस नर्व। डिवीजन का मतलब यहां पर यह है कि जो स्टोमक को सप्लाई कर रहा है ना उसी को, पूरी को नहीं, तो इसे वेजोटोमी कहते हैं। जिससे एचसीएल का सीक्रेशन क्या होगा दोस्तों, कम होगा। और एक करते हैं हम पाइलोरोप्लास्टी। पाइलोरोप्लास्टी जब हम करते हैं दोस्तों कि जब हमें जो पाइलोरिक ऑब्स्ट्रक्शन जब प्रेजेंट हो जाए और उसका ट्रीटमेंट हम करें तो एनलार्जमेंट कर देते हैं पाइलोरस पार्ट के। ठीक है, स्टोमक का जो पाइलोरस जो पार्ट है जो कि ड्यूडेनम से जुड़ रहा है, उस पार्ट को क्या कर देते हैं, यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन हो गया तो उसको एनलार्ज कर देते हैं, उसको खोल देते हैं। तो उसे हम क्या किस नाम जानते हैं, पाइलोरोप्लास्टी के नाम से जानते हैं। तो एनलार्जमेंट ऑफ पाइलोरस। सर्जरी के कारण भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, तो थोड़ा सा लिख लो अगर मान लो क्वेश्चन पूछ ले। अब आपने दोस्तों मान लो स्टोमक के कुछ पार्ट को कट कर दिया, उससे क्या क्या हो सकता है भाई, स्टोमक के पार्ट को कट कर दिया तो वो फूड जो है डायरेक्टली किस में जाएगा, या फिर मान लो स्टोमक है ही नहीं तो फूड डायरेक्टली ड्यूडेनम में जाएगा। तो जो गैस्ट्रिक जो एम्प्टी है वो रैपिड हो जाती है, बहुत तेज स्टोमक का कंटेंट डायरेक्टली किस में जाने लग गया, ड्यूडेनम में जाने लग गया, फास्ट जाने लग गया, तो इसे हम किस नाम जानते हैं, डंपिंग सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। तो ऐसे पेशेंट के अंदर क्या देखने को मिल सकता है, डंपिंग सिंड्रोम देखने को मिल सकता है। हेमरेज हो सकता है, वो तो किसी भी सर्जरी में हो सकता है, तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। विटामिन B12 की भी डेफिशिएंसी हो सकती है। आपने पढ़ा होगा अच्छे से कि स्टोमक के अंदर इंट्रिंसिक फैक्टर पाया जाता है, ये इंट्रिंसिक जो फैक्टर होता है दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट हेल्प इन द डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। ठीक है, वो सब आपने पढ़ा होगा। तो विटामिन B12 भी क्या होता है, जरूरी होता है। वो विटामिन B12 है उसका फॉर्मेशन के लिए भी स्टोमक जरूरी होता है, तो वो नहीं होगा तो विटामिन B12 भी क्या हो सकती है, डेफिशिएंसी हो सकती है। तो
ये सब कॉम्प्लिकेशंस किसके हैं? सर्जरी के हैं। और जो पहले जो कॉम्प्लिकेशन लिखा है आपको, पीपीएच जो कॉम्प्लिकेशन लिखा है मैंने आपको, वो कॉम्प्लिकेशंस किसके हैं दोस्तों? वो सर्जरी के नहीं है, वो डिजीज के कॉम्प्लिकेशन है। तो दोनों चीजें ध्यान रखना अलग अलग, सर्जरी के नहीं, सॉरी सर्जरी के डिजीज के नहीं है, कहीं आप इसको वो समझ लो। तो थोड़ा सा बस इस पे अंतर दे लेना, और तो कुछ है नहीं। चलो अब आ जाओ, बहुत अच्छे से पढ़ लिया है हमने इसको। अब क्वेश्चन बस सीधा सा है भाई, मेट्रोनिडाजोल क्यों यूज कर रहे हो आप? बस ये क्वेश्चन पूछा है, बताओ क्यों यूज कर रहे हो? सिंपल सी बात है भाई, हेलिकोबैक्टर जो पायलोरी है उसके इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट के लिए हम क्या कर रहे हैं? इसको यूज कर रहे हैं। इससे ज्यादा और क्या डिटेल में पढ़ोगे? बस बहुत है ये तो आपके लिए, इतना ज्यादा डिटेल में हमने पढ़ लिया, इससे ज्यादा और कुछ थोड़ी पढ़ेंगे। पहला कह रहा है ऑगमेंट द इम्यून रेस्पॉन्स, इम्यून रेस्पॉन्स को बढ़ाता नहीं है, कम करेगा आपको, ठीक है, एंटीबायोटिक देके, तो गलत है ये। एंटासिड्स के इफेक्ट को पोटेंस बढ़ाता है भाई, एंटासिड की इफेक्ट कर इसका कोई लेना देना ही नहीं है ना। एंटासिड्स तो क्या होते हैं? खुद बेस की तरह काम करते हैं और उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं एसिड को, तो एंटासिड्स ये काम करते हैं, ये तो एंटीबायोटिक ये काम थोड़ी करेगी। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की सीक्रेशन को कम करा देते हैं, ये नहीं कम कराते। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स करवाते हैं, H2R एंटागोनिस्ट है वो करवाते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो वेजोटोमी है वो करवाती है, तो ये थोड़ी करवाता है HCl की सीक्रेशन को कम, तो गलत है ये, ठीक है। इसमें लिख लो, लिखो मेट्रोनिडाजोल का प्रयोग पेप्टिक अल्सर डिजीज में हेलिकोबैक्टर पायलोरी के इन्फेक्शन को ट्रीट करने में किया जाता है, को ट्रीट करने के लिए किया जाता है, चलो नेक्स्ट लिखते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जीआरडी से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों, कि एक क्लाइंट विद जीआरडी शुड मेक डाइट एंड लाइफस्टाइल चेंजेस। हमने पढ़ा है, डाइट के बारे में पढ़ा है हमने, और लाइफस्टाइल के बारे में पढ़ा है। बोथ इंस्ट्रक्शन शुड द नर्स इंक्लूड इन द क्लाइंट्स डिस्चार्ज टीचिंग। तो कौन कौन से इंस्ट्रक्शन है दोस्तों कि जो डिस्चार्ज टीचिंग में आपको इंक्लूड करने चाहिए? भाई पहले दे रखा है कि ऐड मिल्क टू कॉफी। भाई कॉफी को तो लेना ही नहीं है, चाहे आप उसमें मिल्क ऐड करो या नहीं करो, ठीक है। कॉफी और जो टी है वो हमने रिस्क फैक्टर में पढ़े हैं ना, अल्कोहल, स्मोकिंग, टी, कॉफी, तो ये सब क्या है दोस्तों? इसके रिस्क फैक्टर है, तो नहीं करेंगे। एलिवेट द फुट ऑफ द बेड, देखो फुट ऑफ द बेड कह रहा है ये, इसमें बच्चे कंफ्यूज मत हो जाना आप। फुट ऑफ द बेड का मतलब लोअर एंड नहीं, हम हेड को क्या करते हैं? एलिवेट करते हैं। हेड एंड जो है बेड का उसको एलिवेट करते हैं, नहीं कि फुट को, ये भी गलत हो जाएगा। अवॉइड कैफीन कंटेनिंग प्रोडक्ट्स, ये बिल्कुल सही है भाई, ठीक है। जैसे कॉफी हो गया तो वो चीजें हम नहीं लेंगे, टी है वो भी नहीं लेते हैं हम, तो उसको भी याद रखना है। नेक्स्ट दे रखा है ईट 3 इवनली स्पेस्ड मील डेली, गलत। मतलब कि भाई ये कह रहा है कि 3 मील लो बड़े बड़े, इवनली स्पेस मतलब जैसे मतलब 8 घंटे के गैप पे, जो भी यूज करते हो 4 घंटे के गैप पे 3 मील लेने हैं, नहीं नहीं नहीं, गलत बात है। स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट डाइट लेते हैं, इसमें क्या लेते हैं? स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट डाइट, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। च्यू थ्रोली वाइल ईटिंग स्लोली, ये बात सही है। मतलब आपको क्या करना है दोस्तों? आराम से खाना है, ठीक है, धीरे धीरे खाना है, वो सलाइवा के फॉर्मेशन को और ज्यादा बढ़ाएगा। च्यूइंग गम भी है, वो भी बताया था, और च्यूइंग भी है, तो इससे क्या होगा दोस्तों? च्यूइंग करने से सलाइवा का फॉर्मेशन ज्यादा होगा, एंड सलाइवा कंटेन बाइकार्बोनेट, एंड दैट बाइकार्बोनेट न्यूट्रलाइज द एसिड। तो इसलिए हम च्यूइंग जो करते हैं दोस्तों, उसको हमेशा वैसे भी कहते हैं, नॉर्मल पर्सन को भी च्यूइंग आराम से करनी चाहिए, ताकि सलाइवा ज्यादा बने और एसिड का सीक्रेशन क्या हो दोस्तों? कम हो। तो च्यू थ्रोली व्हाइल ईटिंग स्लोली, ये भी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। तो इसके जो राइट आंसर होंगे वो क्या क्या होंगे? एड मिल्क टू कॉफी नहीं होगा, एलिवेट द फुट ऑफ द बेड भी नहीं होगा, अवॉइड कैफीन कंटेनिंग प्रोडक्ट होगा, ये भी नहीं होगा, च्यू थ्रोली व्हाइल ईटिंग स्लोली। तो ये दोनों इसके क्या होंगे दोस्तों? राइट आंसर हो जाएंगे। तो लिख लो इनको, लिखो जीआरडी के पेशेंट को कैफीन कंटेनिंग प्रोडक्ट ब्रैकेट में लिख लो कॉफी, कैफीन कंटेनिंग प्रोडक्ट, आगे लिख लो टी, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन क्या था? को अवॉइड करना चाहिए, तथा स्मॉल एंड
या लिख लो तीन बड़े ब्रैकेट में लार्ज, 3 लार्ज मील नहीं लेने चाहिए, क्योंकि इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग लिखाएंगे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, नहीं लेने चाहिए। स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट डाइट लेनी चाहिए, स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट डाइट लेनी चाहिए, फ्रीक्वेंट डाइट लेनी चाहिए, स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट डाइट लेनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए क्लाइंट विद इसोफेजियल कैंसर इज टू रिसीव टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। टीपीएन का जो टॉपिक है ना दोस्तों, अगर वो आपको पढ़ना है ना, मैं आपको चाहता तो टीपीएन पढ़ा दूं, बट टीपीएन का टॉपिक आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा और हमारे शेर सिंह सर ने अच्छे से करवा रखा है इसको, तो आप उससे देख लेना। और जिस भी बच्चे को एनीमा में कोई भी कंफ्यूजन हो तो एनीमा का टॉपिक भी हमारे अर्जुन सर ने करवा रखा है बहुत ज़्यादा डिटेल में, तो उसको भी आप वहाँ से कर लेना। तो यहाँ पर पढ़ाने का कोई फायदा है नहीं, अब एक बार वो टिफिन पढ़ लेना। ठीक है, फिर भी अगर मान लो अगली कोई क्लास आएगी, अगर आप कहोगे तो मैं पढ़ा दूंगा। टोटल पेरेंटल जो न्यूट्रिशन है दोस्तों, इसोफेजियल कैंसर है उसके क्लाइंट को दे रखे हैं, दे रहे हैं हम टीपीएन दे रहे हैं। ए राइट सब क्लेवियन कैथेटर इज इंसर्टेड। ठीक है, लार्ज जो वेन है दोस्तों उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं। ऐसे एक तो पेरिफेरल कैन्युला को यूज कर सकते हैं हम, तो स्मॉल वेन होती है दोस्तों वो, तो हमें लार्ज जो वेन है वो यूज करनी है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, कैथेटर डालते हैं, सेंट्रल वेनस कैथेटर हम उसके अंदर डालेंगे। अब इसमें कह रहा है कि भाई राइट सब क्लेवियन कैथेटर उसके अंदर डाला गया है। What should the nurse consider is the primary reason why the healthcare provider ordered a central line? क्या रीजन था कि उसने सेंट्रल लाइन डाली थी? भाई उस पेशेंट को आप टीपीएन दे रहे हो ना, उसके अंदर सेंट्रल जो लाइन डालना है ना वो दोस्तों क्यों जरूरी है, वो ये पूछ रहा है। तो देखो पहली बात तो इसोफेजियल कैंसर ज्यादा आपको पढ़ना नहीं है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है भी नहीं। पहली चीज तो इसोफेजियल कैंसर में क्या होगा दोस्तों कि इसका आपको एक रिस्क फैक्टर याद रखना है, बैरेट इसोफेगस। ठीक है, बैरेट इसोफेगस दोस्तों इसका रिस्क फैक्टर है, सॉरी इसका हाँ रिस्क फैक्टर है। उसके अलावा जीआरडी के जितने भी रिस्क फैक्टर है ना, दैट आर आल्सो द रिस्क फैक्टर ऑफ द इसोफेगस कैंसर। जितने भी आपने जीआरडी के अंदर रिस्क फैक्टर लिखे हैं वो सारे के सारे रिस्क फैक्टर इसोफेगस कैंसर के भी हैं। जीआरडी के अंदर जो भी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आप पढ़ते हो ना, वो सारे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन भी किसके अंदर आएंगे, इसोफेगस कैंसर के अंदर आएंगे। अगर हम सर्जरी की बात करें तो इसके अंदर एक सर्जरी और होती है इसोफेजेक्टोमी, तो इसोफेगस जो उसको कट भी कर देते हैं, तो कुछ पार्ट को इसोफेगस के कुछ पार्ट को क्या कर देते हैं हम, कट कर देते हैं। मिड और लोअर थर्ड ऑफ इसोफेगस है वो मोस्ट कॉमन साइट है इसोफेगस कैंसर की। मिड एंड लोअर 1/3 मतलब बीच का और लोअर 1/3 वाला जो पार्ट है दोस्तों इसोफेगस का, दैट इज द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ द इसोफेगस कैंसर। कुछ नहीं पढ़ा, मैंने क्या बताया आपको। सबसे पहली बात रिस्क फैक्टर में एक तो आपको मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर याद रखना है बैरेट इसोफेगस, जिसके बारे में मैंने आपको इस क्लास में समझा दिया है। इसके अलावा जीआरडी के जितने भी हैं सारे क्या आएंगे, इसके अंदर भी आएंगे। इसके अलावा जीआरडी के जितने भी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है वो भी आप इसोफेगस कैंसर के अंदर लिखोगे। सर्जरी के अंदर दोस्तों एक जो सर्जरी आपको याद रखनी है वो क्या याद रखनी है, आपको इसोफेजेक्टोमी इसमें याद रखनी है। ठीक है, इसोफेजेक्टोमी आपको उसके अंदर क्या रखनी है दोस्तों, याद रखनी है। अब इसमें इस क्वेश्चन में के अंदर टीपीएन की बात कर रहे हैं, ये टोटल पेरेंटल जो न्यूट्रिशन है दोस्तों उसकी बात कर रहे हैं कि भाई टीपीएन दे रहे हैं उसको। अब टीपीएन जो होता है ना दोस्तों वो हाईली कंसेंट्रेटेड होता है, मतलब उसके अंदर वाटर की अमाउंट इतनी ज्यादा नहीं होती है। तो उसके लिए हम क्या करना पड़ेगा दोस्तों, हमें भाई जो ब्लड है उसमें हम डायरेक्टली डाल लें तो लार्ज साइज जो वेन होगी उससे वो इरिटेशन कोज नहीं होने देंगी। इसलिए हम सेंट्रल लाइन डालना क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं किसमें, टीपीएन वाले पेशेंट में, ताकि जब हम उसमें डालें और जो लार्ज अमाउंट ऑफ जो ब्लड है ना दोस्तों वो किसमें हेल्प करे, जो कंसंट्रेटेड जो सॉल्यूशन है मतलब जो टीपीएन है दोस्तों उसको क्या कर देगा, वो डाइल्यूट कर देगा। टीपीएन कंसंट्रेटेड है, अगर आप छोटी वेन में डालोगे तो इतना ब्लड रहेगा नहीं कि उसको डाइल्यूट करेगा, तो डाइल्यूट करने में क्या होगी दोस्तों, प्रॉब्लम होगी। इसलिए हम लार्ज वेन में डालेंगे तो वो जल्दी उसको क्या कर देगा, डाइल्यूट कर देगा। इसलिए हम क्या डालते हैं टीपीएन के पेशेंट में सेंट्रल लाइन डालते हैं। कुछ केसेस के अंदर पेरिफेरल से भी देते हैं, ऐसे नहीं कि नहीं देते हैं, हॉस्पिटल में देते हैं, बट सेंट्रल लाइन अच्छी होती है। क्यों, क्योंकि वो क्या कर देती है दोस्तों, डाइल्यूट कर देती है किसको, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो 4th हो जाएगा। इट प्रिवेंट द डेवलपमेंट ऑफ द इन्फेक्शन, कि सेंट्रल लाइन जो होता है दोस्तों इन्फेक्शन को क्या करता है, प्रिवेंट करता है। गलत है भाई, प्रिवेंट नहीं करता। सेंट्रल लाइन जब भी डली रहती है ना, पेशेंट के अंदर इन्फेक्शन के चांसेस क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, सेंट्रल लाइन में इन्फेक्शन के चांसेस इंक्रीज होते हैं ना कि कम होते हैं, तो ये गलत हो गया। देयर इज ए लेस चांसेस। देखो ये बात सही है कि भाई इन्फ्यूजन इन्फिल्ट्रेशन के चांसेस कम होते हैं, ये ठीक है, लेकिन मेन जो पर्पज जो था ना, वो मेन जो पर्पज था वो हमारा ये था कि हमने कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन यूज किया है, और वो कंसंट्रेटेड जो सॉल्यूशन है ना दोस्तों वो क्या करेगा, उसको जो ब्लड है वो क्या कर देगा, डाइल्यूट कर देगा। यहाँ पर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन उसकी कोई बात नहीं हो रही, सिर्फ ये क्या दे रखा है, लेस चांसेस हैं। हाँ लेस चांसेस हैं, लेकिन हमारा जो पर्पज डालने का था वो ये नहीं था। हमारा पर्पज क्या था दोस्तों, डाइल्यूशन करवाना था। इट इज मोर कन्वीनियंट सो क्लाइंट कैन यूज देयर हैंड, ये बात भी सही है।
भाई आप कैनुला हाथ पे लगाओगे तो वो हैंड करने में दिक्कत होगी, यहाँ लगा दिया और भी ज़्यादा दिक्कत होगी, लेकिन सेंट्रल लाइन में होगी तो मूव करने में प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन पर्पज ये नहीं था कि हम क्लाइंट को कंफर्ट देने के लिए सेंट्रल लाइन डाल रहे हैं कि भाई तुम्हारे हाथ में प्रॉब्लम होगी तुम चलोगे कैसे, इसलिए थोड़ी डाल दिया हमने। डालने का पर्पज क्या था कि जो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हम यूज करेंगे ना दोस्तों, वो क्या हो जाए, जल्दी डाइल्यूट हो जाए, किसके द्वारा, ब्लड के द्वारा। तो इसका राइट जो आंसर होगा दैट वुड बी 4। तो लिख लो, इसमें लिखो टीपीएन के क्लाइंट में, टीपीएन के क्लाइंट में, टीपीएन के क्लाइंट में, क्लाइंट में सेंट्रल लाइन का यूज किया जाता है, लाइन का यूज किया जाता है, किया जाता है ताकि लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड, ताकि लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड, ताकि लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड कंसंट्रेटेड टीपीएन को, कंसंट्रेटेड टीपीएन को, कंसंट्रेटेड टीपीएन को डाइल्यूट कर सके, को डाइल्यूट कर सके, इसलिए यूज करते हैं हम इसका। सेकंड जो क्वेश्चन है दोस्तों वो भी इससे रिलेटेड ही है। एक क्लाइंट विद इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, ठीक है, अगले जो क्लास होगी ना दोस्तों उसके अंदर मैं आपको इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज के बारे में पढ़ाऊंगा, क्योंकि थोड़ी सी बड़ी डिजीज है और आज बहुत लंबी क्लास हो जाएगी अगर हमने इसको भी पढ़ा तो। ये एक क्वेश्चन बीच में डाल दिया उन्होंने इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज का, बाकी का जो जितने भी क्वेश्चन दोस्तों दैट आर रिलेटेड टू जीआरडी एंड पेप्टिक अल्सर, तो ये मैं आपको अगली क्लास में इसके बारे में बताऊंगा, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज के बारे में, जिसमें हम पढ़ते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में पढ़ते हैं, क्रॉन्स डिजीज के बारे में पढ़ते हैं, या फिर टाइम बचा तो अभी पढ़ा दूंगा, देखता हूं मैं। एक क्लाइंट विद इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज इज रिसीविंग टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। टीपीएन को क्लाइंट क्या कर रहा है दोस्तों, रिसीव कर रहा है। क्वेश्चन तो करवाऊंगा आपको मैं, क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आगे जो वर्ड आएगा वहां पर मैं आपको ये वो करवा दूंगा, ठीक है। वाया एन इन्फ्यूजन पंप, भाई इन्फ्यूजन पंप के द्वारा हम इस क्लाइंट को क्या दे रहे हैं दोस्तों, टीपीएन दे रहे हैं, ताकि आराम से जाए, स्लोली जाए, फिक्स जाए, जितना देना है उतना जाए, ठीक है, उस हिसाब से। व्हाट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर द नर्स टू डू व्हेन एडमिनिस्ट्रेट टीपीएन, भाई टीपीएन देते समय है ना आपको क्या चीज करना दोस्तों जरूरी है, ठीक है। टीपीएन आप टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन दे रहे हो क्लाइंट को, ठीक है, तो उस समय आपको क्या करना जरूरी है। पहला दे रखा है मॉनिटर द क्लाइंट्स ब्लड ग्लूकोज लेवल Q2H एट द बेड साइड विद ग्लूकोज, मतलब एवरी 2 आवरली आप क्या करो, ग्लूकोज करो। अरे भाई एवरी 2 आवरली ग्लूकोज क्यों करेंगे टीपीएन में, इतना जल्दी भी नहीं करते। मेनली टीपीएन देते समय अगर आप ग्लूकोज का लेवल चेक कर रहे हो तो वो 4 to 6 आवरली किया जाता है। ये बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली हो गया, मोस्ट फ्रीक्वेंटली हो गया, 2-2 घंटे के अंदर आप टीपीएन से कर रहे हो तो वो चीज क्या हो जाएगी दोस्तों, आपकी गलत हो जाएगी। तो 4 से 6 घंटे के अंदर चेक करते हैं, कुछ डॉक्टर 4 आवर्स प्रिस्क्राइब करते हैं, खुद 6 आवर्स प्रिस्क्राइब करते हैं। थर्ड दे रखा है कि इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू ब्रीथ सैलोली व्हेन चेंजिंग द टीपीएन ट्यूबिंग यूजिंग स्ट्राइल टेक्निक। जब टीपीएन की आप ट्यूबिंग चेंज कर रहे हो ना तो उस समय उसको कहते हैं कि भाई आप स्लोली क्या करो, ब्रीथ करो। गलत है ये, इसको बोलते हैं हम कि जो यूज करते हैं उसे हम बोलते हैं वाल्सल्वा मैन्यूवर। एक्चुअली हम क्लाइंट को क्या कहते हैं कि भाई आपको कुछ समय के लिए ब्रीथ को रोकना है। जब भी हम टीपीएन का सॉल्यूशन जब चेंज करते हैं तो हम क्लाइंट को क्या कहते हैं, आप कुछ समय के लिए ब्रीथ को रोको। उससे क्या होता है दोस्तों, एयर एम्बोलिज्म के चांसेस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। कहते हैं कि भाई टीपीएन की ट्यूबिंग चेंज करते समय अगर एयर चली जाती है तो एयर एम्बोलिज्म के चांसेस क्या हो जाते हैं दोस्तों, बढ़ जाते हैं। तो उसको रोकने के लिए हम क्लाइंट को ब्रीथ को रोकने के लिए कहते हैं, कुछ समय के लिए होल्ड करने के लिए कहते हैं, होल्ड करने के लिए कहते हैं ब्रीथ को, नहीं कि स्लो करने के लिए, होल्ड द ब्रीथ करने के लिए कहते हैं, जिसे हम वाल्सल्वा मैन्यूवर के नाम से जानते हैं। तो इसको भी थोड़ा सा याद रखना। तो यहाँ पर दे रखा है कि भाई ये करना है तो ये भी गलत है। नेक्स्ट दे रखा है दोस्तों, स्पीड अप द रेट ऑफ द टीपीएन इन्फ्यूजन इफ द अमाउंट डिलीवर्ड हैज फॉलन बिहाइंड द प्रिस्क्राइब्ड हावरली रेट। बिल्कुल गलत है। मतलब ये क्या कह रहा है कि मान लो आप दे रहे हो टीपीएन और डॉक्टर ने कहा था आपको कि भाई आपको कितना देना है, आपको 100 ml पर आवर के अकॉर्डिंग देना है, मान लो एग्जांपल के लिए, ठीक है। वैसे इतनी रेट नहीं रखी जाती है, बहुत स्लोली चलवाते हैं, मैं एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ आपको। तो मान लो 100 ml पर आवर दे रहे हो, 3 घंटे हो गए, आपको 300 ml देना था लेकिन गया 200 ml ही है, तो ये क्या कह रहा है, स्पीड बढ़ा दो। तो ये चीज गलत है दोस्तों। अगर आप ज्यादा स्पीड कर दोगे, स्पीड ज्यादा कर दोगे ना दोस्तों, लगभग 24 घंटे के अंदर एक टीपीएन यूज किया जाता है, ऐसे यूज करते हैं हम, तो बहुत स्लो रेट पे चलाते हैं हम। तो स्पीड जो अप है ना दोस्तों, वो क्या है, वो नहीं की जाती है। क्यों? अगर हम आपने स्पीड अप की तो जो ग्लूकोज का जो लेवल है ना दोस्तों, वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्योंकि ज्यादा स्पीड करोगे उसमें ग्लूकोज होगा, इंसुलिन का सीक्रेशन भी ज्यादा होने लग जाता है, तो ग्लूकोज का लेवल क्या हो सकता है, बढ़ सकता है, इसलिए हम स्पीड अप नहीं करते हैं। तो इसका भी याद रखना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो कौन बताएगा, शाबाश। चेंज द टीपीएन सॉल्यूशन बैग एवरी 24 आवर्स इफ देयर इज नो सॉल्यूशन, इफ देयर इज सॉल्यूशन लेफ्ट इन द बैग। अगर दोस्तों आपको हर 24 घंटे में वो सॉल्यूशन चेंज करना ही करना है, चाहे कोई भी कंडीशन हो, चाहे ये कंडीशन हो कि आपका पूरा का पूरा बैग में से कुछ गया ही नहीं, अगर आप उसको एक बार खोल दिया तो 24 घंटे के अंदर अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, उस बैग को चेंज करना ही पड़ेगा। 24 घंटे में वो बैग चेंज होना ही
चाहिए, चाहे कोई भी कंडीशन हो दोस्तों, 24 घंटे के अंदर वो बैग चेंज होना ही चाहिए। ठीक है, अगर उसके अंदर कुछ सॉल्यूशन बचा हुआ है तो भी हम चेंज करेंगे। तो लिख लो टीपीएन सॉल्यूशन हर सॉल्यूशन को हर 24 घंटे में चेंज करना कंपलसरी होता है। हर 24 आवर्स में चेंज करना कंपलसरी है, चाहे उस बैग में सॉल्यूशन बचा हो। में ऐसा नहीं है कि सॉल्यूशन बचा चला देते हैं, स्पीड बढ़ा देते हैं, ऐसा नहीं करेंगे हम। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, क्या कह रहा है कि एक क्लाइंट हैज ए सस्पेक्टेड पेप्टिक अल्सर इन द ड्यूडिनम। ठीक है, ड्यूडिनल अल्सर है उसको पेप्टिक अल्सर में। व्हाट शुड द नर्स एक्सपेक्ट द क्लाइंट टू रिपोर्ट व्हेन डिस्क्राइबिंग अ पेन एसोसिएटेड विद डिजीज। ठीक है, अब इसका जो इंग्लिश है तो थोड़ी सी अलग है, उसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। क्वेश्चन वही है, बहुत सिंपल है। भाई ड्यूडिनल अल्सर के अंदर पेन कैसे होता है? मैंने आपको बताया था दोस्तों, खाना खाया उसके 2 से 3 घंटे बाद होगा पेन जो होगा। वो रिलीव कैसे होगा उसको? क्योंकि उसको अंदर से लगेगा मेरे को भूख सी लगी है, और जब वो कुछ खाएगा तभी उसको क्या होता है दोस्तों, वो पेन रिलीव होता है। अगर नहीं खाया तो रिलीव नहीं होता है, यही बताया था मैंने। ठीक है, पेन जो होगा मिड एपिगेस्ट्रिक रीजन में होगा। एक पेन एंड एक रेडिएटिंग टू द लेफ्ट साइड, नहीं लेफ्ट साइड में रेडिएट नहीं होता है पेन। मिड एपिगेस्ट्रिक रीजन के अंदर ये पेन पाया जाता है, और रेडिएशन कहीं नहीं होता कि भाई एक जगह से जाके दूसरी जगह चला जाए, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, एन इंटरमिटेंट कोलिक फ्लैंक पेन, नहीं भाई कोलिक फ्लैंक पेन का मतलब दोस्तों कोलिक नेचर का, और फ्लैंक रीजन के अंदर पेन हो रहा है। अब फ्लैंक रीजन के अंदर जो पेन होता है दैट इज रीनल कोलिक। रीनल स्टोन के जो पेशेंट होते हैं ना, उनके अंदर यहाँ पर पेन पाया जाता है, रीनल कोलिक में। ठीक है, रीनल स्टोन में पाया जाता है, नहीं कि यहाँ पे। जनरलाइज्ड बॉडी एब्डोमिनल पेन इंटेंसिटी बाय मूविंग, पूरे एब्डोमेन के अंदर पेन रहेगा, कोई जगह फिक्स नहीं है, पहली बात। और दूसरा अगर जैसे जैसे वो मूव करेगा ना तो उससे और ज्यादा होगा। तो दोनों बातें क्या है, गलत है। जनरलाइज्ड नहीं होता है, मिड एपिगेस्ट्रिक रीजन में होता है, और दूसरा दोस्तों उसको मूव करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका जो राइट आंसर आएगा दैट इज ए ग्नोविंग सेंसेशन रिलीव्ड बाय फूड। उसको ग्नोविंग का मतलब क्या होता है, हंगर सेंसेशन। उसको ऐसे लगेगा भाई अगर कुछ खाऊंगा तो ये पेन सही होगा, तो ये सेंसेशन फील होता है, फिर वो फूड खाता है और पेन क्या हो जाता है, रिलीव हो जाता है। तो ये मैंने आपको बताया था। तो इसका राइट जो आंसर होगा दैट इज ए ग्नोविंग सेंसेशन रिलीव्ड बाय द फूड। तो इसमें लिखो, थोड़ी सी इंग्लिश का ये वो है ना, ऐसा नहीं है कि कुछ टफ है, टफ नहीं है, बस अंग्रेजी में आपको पता होना चाहिए वर्ड। तो लिखो ड्यूडिनल अल्सर में, ड्यूडिनल ब्रैकेट में लिखना पेप्टिक अल्सर डिजीज, PUD, ताकि पता तो रहे ना, कोई अलग ही डिजीज समझ लो, पर अगली बार पढ़ो जब। ड्यूडिनल अल्सर में पेशेंट को ग्नोविंग सेंसेशन फील होता है। ग्नोविंग, मैंने कहा था ना कि एपेटाइट बढ़ जाती है, तो वो ये रीजन ऐसा फील होता है उसको कि भाई ये कुछ खाऊंगा तो ही ठीक होगा। तो ग्नोविंग सेंसेशन, तो ब्रैकेट में लिखना हंगर फील होती है, सेंसेशन फील होता है जो कि खाना खाने के बाद ठीक हो जाता है, जो कि खाना, ठीक है, इसमें लिखो पेन विद हंगर, ऐसे लिखो, भूख भी लगती है और उसको पेन भी होता है, और वो जो कुछ खाएगा तो ठीक हो जाता है, जो कि खाना खाने के बाद ठीक हो जाता है, जो कि खाना खाने के बाद ठीक हो जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सेम वैसा क्वेश्चन है दोस्तों जो मैंने आपको शायद सेकंड जो क्वेश्चन कराया था ना, सेम वैसे का वैसा क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमें फेमोटिडिन दिए हैं हमने किसी पेशेंट को, ठीक है, रेंटिडिन, सिमेटिडिन, फेमोटिडिन, किसके एग्जांपल है, H2R एंटागोनिस्ट के हैं ये। वहां पर मैंने फेमोटिडिन लिखा नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं हमारा। 20 mg दी है, IVPV के द्वारा दी है, ठीक है, इंट्रावेनस जो पिगी बैंक है ना उसके द्वारा देती है। जब 2 सॉल्यूशन देते हैं ना, और हमारे एक ही अगर हमारे मतलब कैनुला लगा हुआ है, तो उन दोनों सॉल्यूशन को ऐसे जोड़कर और फिर ट्यूबिंग के द्वारा देते हैं, तो ये क्या कहलाता है, IV पिगी बैग कहलाता है, पिगी बैग, ठीक है, कहलाता है ये। तो हम सीधी सी बात है, हमें उससे कुछ लेना देना भी नहीं है, IVPV से हमें कोई लेना देना हमें किससे, फेमोटिडिन से है, कि हमने उस पेशेंट को क्या दे रहे हैं भाई, HCl कम करवाने के लिए H2R एंटागोनिस्ट दे रहे हैं। किसमें, ड्यूडिनल अल्सर में। द मेडिकेशन इज डाइल्यूटेड इन 50 मिलीलीटर ऑफ 5% डेक्सट्रोज। हमने उसको किस में डाइल्यूट किया है, 50 ml 5% डेक्सट्रोज में इसको क्या कर दिया दोस्तों, हमने डाइल्यूट कर दिया। फेमोटिडिन को 50 ml 5% डेक्सट्रोज के अंदर हमने क्या कर दिया, डाइल्यूट कर दिया, और हमें 15 मिनट में देना है। कितने मिनट में देना है दोस्तों, 15 मिनट में देना है। तो आप किस रेट पे दोगे, 1 घंटे में कितना ml जाएगा,
मतलब कि रेट तो यही होगा मैं कितने घंटे की रेट, अगर अब हम दे ही 15 मिनट में रहे हैं, लेकिन ये रेट पूछ रहा है भाई 1 घंटे के अंदर आप किस स्पीड से दे रहे हो, आप कि 1 घंटे के अंदर इतना फ्लूइड जाएगा। इससे सिंपल कोई क्वेश्चन नहीं है, अगर आप लॉजिक पे जाओ तो सिंपल सी बात है। सुनो क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों, ये यही कराता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो, क्वेश्चन आपके सामने रहे। क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों, ये कि आपको क्या देना है, 20 mg देना है, मतलब भाई पूरा का पूरा देना है ना 20 mg। किस में डिजोल्व किया, 50 ml में। सिंपल सी बात ये है दोस्तों कि हमें 50 ml देना है, कितना, कितने मिनट में, 15 मिनट में देनी है। सिंपल सी बात क्या है कि 50 ml, क्योंकि वो डिजोल्व हो गया, ये 20 mg तो हमने 50 ml में क्या कर दिया, डिजोल्व कर दिया। अब हमारे पास कितना है, 50 ml है, और 50 ml हमने कितनी देर में देना है दोस्तों, 15 मिनट में देना है। अब ये कह रहा है कि 1 घंटे में कितना दोगे, अरे भाई 1 घंटे में दोगे तो 15 गुणा में 4 मतलब 60 मिनट। 60 मिनट में कितना दोगे आप, 50 गुणा में 4 बराबर 200 ml। 200 ml तो दोगे ना, तो इसका जो 200 ml पर आवर की स्पीड से चलाएंगे हम, जब 200 ml पर आवर की स्पीड से चलाएंगे तो 15 मिनट में कितना ml चला जाएगा, 50 ml चला जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 200 ml पर आवर। अब इसको इस फॉर्मूला से भी कर सकते हो जो मैंने आपको बताया था, डिजायर्ड अपॉन अवेलेबल। डिजायर्ड अपॉन अवेलेबल के फॉर्मूला से भी आप इसको कर सकते हो। बट डिजायर्ड कितना देना है, कितनी दिन मिनट में देना है, देना कितना है दोस्तों आपको, 50 ml देना है। कितना देना है, 50 ml देना है। कितनी देर में देना है आपको, 15 मिनट में देना है। आपकी बार ये तो पता है ना, कितनी मिनट में देना है दोस्तों, 15 मिनट के अंदर आपको कितना देना है दोस्तों, 50 ml देना है। ठीक है, साफ साफ दे रखा है इसमें। अब ये पूछ रहा है दोस्तों कि कितना ml दोगे, भाई हमें नहीं पता कि कितना ml दोगे, अभी हमने आंसर लिखा हुआ है ना, अभी नहीं लिखा होगा तो मतलब हमें नहीं पता कितना ml देंगे, तो x ml देंगे। और कितनी देर में दोगे, भाई क्वेश्चन में पूछ रहा है कितनी देर में दोगे, 1 घंटे में, तो यहां पर आपका लिखा हुआ है 60 मिनट्स, 60 मिनट्स में देंगे। बस इसको भी निकाल लो, आप कैसे निकालोगे आपकी मर्जी है। देखो इसको यहां से गुना कर दो, इसको यहां से गुना कर दो, तो x इंटू 15 इज इक्वल टू 50 इंटू 60, 50 इंटू 60 हो गया, 50 इंटू 60। तो ये कितना, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50 इंटू 60। अब ये 15 कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई में है ये, तो यहाँ पर किस में चला जाएगा, डिवीजन में चला जाएगा, तो 15। तो 15 15 60 और 50 200, 200 ml हो गया। 200 ml पर आवर के अकॉर्डिंग चलाएंगे। तो इस प्रकार से भी आप कर सकते हो। ठीक है, सिंपल है, लॉजिक से भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो। मैं नहीं मानता कि इसके अंदर कोई फॉर्मूला की जरूरत पड़नी चाहिए। अगर आपका दिमाग थोड़ा भी काम करता है तो आप इसको बिना फॉर्मूला के भी कर सकते हो। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपने पढ़ा हुआ है, एक क्लाइंट इज शेड्यूल्ड फॉर पाइलोरोप्लास्टी एंड वेजोटोमी। मेन फोकस इसमें वेजोटोमी पे करेंगे दोस्तों हम। भाई क्लाइंट के अंदर हम क्या कर रहे हैं, वेजोटोमी कर रहे हैं और पाइलोरोप्लास्टी कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द स्टिचेस कॉज्ड बाय अल्सर। स्टिचेस क्या हो जाते हैं दोस्तों, जैसे मान लो कोई भी ट्रैक्ट है ना, अगर उसका कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है इस प्रकार से, तो इसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, स्ट्रिक्चर्स के नाम से जानते हैं। अब ये स्ट्रिक्चर्स के कोज होने के कारण, मतलब ऑब्स्ट्रक्शन, मैंने आपको बताया पाइलोरिक जो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है उसमें पाइलोरोप्लास्टी करते हैं, तो उसके कारण क्या होगा, ये उसको एनलार्ज कर देते हैं, उस स्ट्रक्चर को हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं या उसको बढ़ा देते हैं। और वेजोटोमी क्या बताया था दोस्तों, वेगस नर्व का वो पार्ट जो कि स्टोमक को सप्लाई करता है, जैसे HCl का सीक्रेशन होता है, तो वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। उस नर्व को हम क्या कर देते हैं, उसके डिवीजन को कट कर देते हैं, वो वेजोटोमी कहलाता है। क्यों कब करते हैं दोस्तों, भाई हमेशा नहीं करते हैं ये। अगर मेडिकल थेरेपी क्या हो गई हो दोस्तों, फेल हो गई हो, कैंसर के पेशेंट के अंदर क्या हो दोस्तों, चांसेज हो, तो उस कंडीशन के अंदर हम ये करते हैं। वॉट इन्फॉर्मेशन अबाउट द पर्पज ऑफ वेजोटोमी। देखो सिंपल सी बात, यहाँ पर उसने पूछा किसके बारे में, वेजोटोमी के बारे में पूछा है कि भाई हम वेजोटोमी का यूज क्यों करते हैं, क्यों हेल्थ केयर प्रोवाइडर से ये डिस्कस करेंगे हम कि भाई वेजोटोमी का क्या यूज है। तो वेजोटोमी का क्या यूज है दोस्तों, भाई वेगस नर्व कट करेगा तो HCl का सीक्रेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो डिक्रीज सीक्रेशंस इन द स्टोमक। कि वेजोटोमी क्या काम करवाता है दोस्तों, सीक्रेशंस को स्टोमक में क्या करवा देता है, कम कर देता है। ऑप्शन देखो, इंक्रीज द हार्ट रेट, इसका सिर्फ हम उस डिवीजन को रिमूव करते हैं जो कि स्टोमक को सप्लाई कर रही है, बाकी किसी को रिमूव नहीं करते हैं। हार्ट रेट बाकी किसी भी चीज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ HCl की सीक्रेशन पे क्या पड़ना चाहिए, फर्क पड़ना चाहिए। गैस्ट्रिक एम्प्टी को क्या कर देता है, रोकता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, इससे कोई लेना देना ही नहीं है, उसका HCl के अलावा कोई लेना देना नहीं है। एलिमिनेट्स पेन सेंसेशन, डायरेक्टली पेन सेंसेशन को कोई खत्म ये नहीं करता है। उसका राइट जो आंसर होगा दोस्तों, दैट वुड बी डिक्रीज सीक्रेशंस इन द स्टोमक। तो लिख लो, देखो पेप्टिक अल्सर डिजीज में वेजोटोमी की जाती है जिससे कि
स्टोमक में HCl सीक्रेशन कम हो, HCl सीक्रेशन से कम हो। तो ये हमारे आज के क्वेश्चंस हो गए हैं टोटल 10। अब एक बार मैं आपको जल्दी जल्दी रिवाइज करवा देता हूँ, फिर आज की क्लास को हम विराम देंगे। अगली क्लास के अंदर ही मैं आपको इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज करवा दूंगा, जहाँ भी आएगा वहाँ पर मैं आपको जरूर करवाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं भी आया तो मैं आपको लास्ट में जाके वो क्लास खत्म करूंगा, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज के साथ करूंगा। ठीक है, क्वेश्चन देखो। पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि भाई जीआरडी में क्या करते हैं, बेड को जो हेड जो एंड है उसको क्या करते हैं दोस्तों, हम एलिवेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी ये देखा है भाई मेटोक्लोप्रोमाइड दे रहे हैं, ये छोड़ो, ये सब पता है यार आपको, बहुत इंटेलिजेंट हो आप इस चीज में। जीआरडी के पेशेंट में क्या करेंगे, हैवी लिफ्टिंग को, रेस्ट्रिक्टेड जो क्लोथिंग उनको अवॉइड करते हैं, इसके अलावा ड्रिंकिंग एल्कोहल को अवॉइड करते हैं, स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट डाइट देते हैं। ठीक है, तो वो सब मैंने बता दिया, ये नहीं आएगा इसमें, इसमें पहनने के लिए कह रहा है वियर, हमें पहनना नहीं, अवॉइड करना है इसको। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों क्या है कि भाई मेट्रोनिडाजोल को यूज क्यों करते हैं, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन को ट्रीटमेंट में करते हैं। तो जीआरडी के पेशेंट को आप क्या एडवाइस दोगे भाई, कैफीन कंटेनिंग जो प्रोडक्ट उनको अवॉइड करना है, और आपको च्यूइंग जो करना है वो आराम से ईटिंग करना है स्लोली, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सैलाइवा का क्या हो, प्रोडक्शन हो। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन दोस्तों, इसके अंदर हमने पढ़ा है कि भाई टीपीएन देते समय सेंट्रल लाइन का यूज क्यों करते हैं, ताकि लार्ज अमाउंट ऑफ जो ब्लड है वो हेल्प करता है कंसंट्रेटेड जो टीपीएन सोल्यूशन है उसको डाइल्यूट करने में। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन था उसमें क्या देखा था कि भाई टीपीएन सोल्यूशन को हर 24 घंटे में चेंज करना जरूरी है, चाहे उसके अंदर सॉल्यूशन क्या हो दोस्तों, बचा हुआ हो तब भी। इसके बाद में दोस्तों हमने ड्यूडिनल जो अल्सर है उसके अंदर क्या सिम्टम दिखाई देता है, एक ग्नोविंग सेंसेशन होता है जो कि फूड के द्वारा ही क्या होता है, रिलीव होता है। इसके बाद में जो वेजोटोमी है उसमें क्या करते हैं, क्या काम करता है, ये स्टोमक से HCl की सीक्रेशन क्या करता है दोस्तों, कम करता है। और ये जो क्वेश्चन है इसमें 200 ml पर आवर, इसका क्या आएगा, आंसर आएगा। तो ये हमारी छोटी सी क्लास थी, और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से लग रहे होंगे, बिल्कुल सिंपल लग रहे होंगे, कि इनमें कुछ करना ही नहीं पड़ रहा है हमें, और बिल्कुल कंसेप्ट वाइज ये क्वेश्चन आपके क्लियर हो रहे होंगे। तो इसी प्रकार से हम पूरे सब्जेक्ट को भी पढ़ेंगे, सारे सब्जेक्ट हैं जो पढ़ेंगे दोस्तों। और तब तक सभी लोग अपना ध्यान रखो, स्वस्थ रहो, फिर अगली क्लास में आपसे मिलते हैं। थैंक यू सो मच।